अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 221। जहां मालो दौलत की कमी ना हो वहां शादी की तैयारी में देर नहीं लगती। सुबह से शाम तक ऐसी भाग दौड़ रही कि रात होते ही दूसरे दिन शादी का मुकम्मल इंतजाम हो गया। नैन्सी उसकी जिंदगी में तीसरी दुल्हन बनकर आ रही थी। वो हसीन थी, दिल नशीन थी। पारस उसके साथ बहुत सा वक्त गुजार सकता था, लेकिन सारी जिंदगी गुजारने के लिए अपनी असलियत जाहिर करना जरूरी था। मुश्किल यह थी कि समार्था की तरह नैन्सी खुदगर्ज और मक्कार नहीं थी, लालची और धोखेबाज नहीं थी। अगर ऐसी होती तो उसे एक दिन ठुकरा कर चले जाना आसान होता। वो दिल से मोहब्बत करने वाली को धोखा देकर खुद को इखलाकी पस्तियों में गिराना नहीं चाहता था। दूसरे दिन नैन्सी ने उसे बगौर देखते हुए पूछा, आज हमारी शादी है मगर तुम खुश नहीं हो, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। कुछ क्या, ज्यादा ही परेशान हो, बात क्या है? मैं तुम्हें बता चुका हूं, इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तुम कैसी बातें करते हो? मैंने चंद दिनों में तुम्हें अच्छी तरह देख लिया है, समझ लिया है, परख लिया है। तुम पहले ही दिन से मेरे हवास पर छा गए हो। मैं यकीन दिलाती हूँ तुमसे शादी करके कभी नहीं पछताऊंगी। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो? शादी से पहले छोड़कर जाओगे तो बहुत रोऊंगी, शादी के बाद जाओगे तो आहें भरूंगी और तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। ख्वाह सारी उम्र इंतजार करना पड़े लेकिन पछताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं पूरे होशो हवास में रहकर तुमसे शादी का फैसला कर रही हूं, और फैसला करने के बाद पछताना सरासर नादानी है। वह शाम तक रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। वो उसकी दुल्हन बन गई। दोनों दुल्हा दुल्हन के लिबास में थे और शाम की पार्टी में मेहमानों को खुशामदीद कह रहे थे, उनसे मुबारकबाद और कीमती तोहफे हासिल कर रहे थे। इसराइल के हर हिस्से से बड़े बड़े ताजिर और सरमायादार इस तकरीब में आए थे। वह फौजी अफसरान भी शरीक हुए जिनका ताल्लुक स्टील मिल से किसी न किसी तरह था। वह उन्होंने बातों ही बातों में हलाक होने वाले फौजी मेजर का जिक्र छेड़ दिया। इस जिक्र के साथ ये बात चल निकली कि किसी ने एक मिलिट्री इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखने वाली जासूस की आंख निकाली है। फिर उस रोज के अखबारात में शाया होने वाली यह खबर भी गुफ्तगू का मौजू बन गई कि 4 फलस्तीनी मुजाहिद जेल से पुरस्रार तौर पर गायब हो गए हैं। इस बात से सब मुत्तफिक थे कि पारस इंतकामी कार्रवाई के लिए आया है और उसका बाप ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी मदद कर रहे, वरना पारस की अभी उम्र ही क्या होगी। वह मिलिट्री इंटेलिजेंस के इतने तजुर्बाकार और खतरनाक फाइटर के सामने आकर आसानी से आंख निकाल कर नहीं जा सकता था। उसके पीछे टेलीपैथी की ताकत छुपी हुई है। फिर वो 4 फलस्तीनी मुजाहिद जिस अंदाज में जेल से निकल कर गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि यह सब टेलीपैथी का कारनामा है। पारस ने नैन्सी के करीब झुककर सरगोशी में कहा, ये लोग हमारी शादी की खुशी में शरीक होने आए हैं। हमने इनके लिए नाच गाने और मौसीकी का इंतजाम किया है। इसके बावजूद ये अंदर ही अंदर सहमे हुए हैं। क्या ये थोड़ी देर के लिए फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी को भूल नहीं सकते? नैन्सी ने हकारत से कहा, मुझे उस शख्स के नाम से नफरत है। किस शख्स के नाम से? वही फरहाद अली तैमूर। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैसी बातें करते हो? वो हमारे पूरे मुल्क और पूरी कौम का दुश्मन है। क्या वो खामखा दुश्मनी कर रहे हैं? तुम तो जानते ही हो मुसलमान अजल से हम यहूदियों के दुश्मन हैं। मैं तमाम मुसलमानों की नहीं, सिर्फ फरहाद अली तैमूर की बात कर रहा हूं। उसकी दुश्मनी में कोई वजह तो होगी। वो नागवारी से बोली, हाँ, हमारे यहाँ की एक यहूदी लड़की शिबा थी, सब उसी की वजह से हो रहा है। पता नहीं उसने किस तरह टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया, लेकिन वो बहुत ही अहमक लड़की थी। उसने यहूदी होकर एक मुसलमान से दिल लगाया, और इससे बड़ी हमाकत कोई हो ही नहीं सकती। भाई ये दिल का मामला है, किसी पर भी आ सकता है। मुख्तलिफ अक़वाम और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादियाँ भी कर लेते हैं। वो नॉर्मल नहीं होते, या फिर अपने मज़हब और अपनी कौम से मोहब्बत नहीं करते। अगर तुम्हें किसी मुसलमान लड़के से मोहब्बत हो जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं मर सकती हूँ मगर अपने ऊपर किसी मुसलमान का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नैन्सी, तुम पर मेरा साया पड़ रहा है। उसने चौंक कर पारस को देखा। वो मुस्कुरा कर बोला, हमारे पीछे कितनी तेज रोशनी है। मेरा साया तुम पर पड़ रहा है। वसते हुए बोली, मेरी दुआ है ये साया हमेशा मुझ पर पड़ता रहे। वो कश्मकिश में पड़ गया। एक दिल कहता है ये लड़की हम मुसलमानों से नफरत करती है, हमारा साया तक बर्दाश्त नहीं करती, इसके साथ इखलाक और मुरव्वत से पेश नहीं आना चाहिए। लेकिन ज़मीर समझाता था, दुश्मन कौम की दुश्मन बेटियों की भी इज्जत आबरू होती है। उनकी आबरू को पामाली से बचाना ईमान की पुख्तगी है। जब से नैन्सी उसके करीब होने लगी थी तब से वो बड़ी संजीदगी से सोचता आ रहा था कि किस तरह उससे दामन बचाए और उसके दामन को दागदार ना करे। अब तो शादी हो चुकी थी, कानूनी तौर पर वो उसके जिस्म जान का मालिक बन गया था। अब कोई उसे रोक नहीं सकता था, सिर्फ ईमान रोक रहा था। ऐसे में अचानक पारस को एक बचाव का रास्ता सुझाई दिया।
उस वक्त पूरी महफिल में शराब का दौर चल रहा था। बड़ी बड़ी बोतलों के साथ शराब की ट्रॉलियां घूम रही थीं। मुख्तलिफ ट्रॉलियों में खाने का सामान भी आ रहा था। पारस ने अखबार की चीख मारी, फिर लड़खड़ाया और एक ट्राली पर औंधे मुंह गिरा। वो ट्राली उसे लिए हुए दूर तक फिसलती चली गई। कितने ही लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। सब अपनी अपनी बातें भूल गए थे, उसकी तरफ देख रहे थे। डॉन मूरस के नाना अपने एक अजीज के साथ उसे सहारा दे रहे थे और पूछ रहे थे, क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हो गया? पारस दोनों हाथों से सर को थामे खला में तक रहा था। नैन्सी दौड़ती हुई करीब आ गई थी। फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर पूछ रही थी, डॉन क्या बात है, मेरी तरफ देखो, तुम्हें क्या हो गया है? वो बदस्तूर खला में तकते हुए कहने लगा, कोई मेरे दिमाग में कुछ कह रहा है। हाँ, मैं आवाज सुन रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके चारों तरफ भीड़ लग गई। सभी पूछ रहे थे, आखिर क्या बात है? तुम उधर खला में क्या तक रहे हो, क्या सुन रहे हो? पारस ने चंद लम्हों के लिए आंखें बंद की, फिर उन्हें खोलकर चारों तरफ खड़े हुए लोगों को देखते हुए बोला, मेरे दिमाग में फरहाद अली तैमूर बोल रहे हैं। क्या? सभी घबरा से गए। कितने ही लोग दूर हट गए थे। फिर पारस की आवाज भर आ गई। वो अपने पापा की आवाज और लहजे में बोलने लगा, हाँ, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूं। ये लड़की जो नई नवेली दुल्हन बनी है, आज अपनी नई जिंदगी की इब्तदा करने से पहले मुझसे नफरत जाहिर कर रही थी। यह मुसलमानों को इतना कमतर समझती है कि हमारा साया भी अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करती, लिहाजा अब एक मुसलमान का साया इस पर जरूर पड़ेगा। उसके नाना ने घबराकर पारस को देखते हुए कहा, नहीं नहीं फरहाद साहब, मेरी नवासी नादान है। इसने नादानी में गलत बात कह दी है। हम इसकी तरफ से मुआफ़ी मांगते हैं। ये भी आपसे मुआफ़ी मांगेगी। मैंने मुआफ़ ना करने का सबक तुम यहूदियों से सीखा है। तुम लोगों ने अपनी कौम की बेटी शीबा को मुआफ़ नहीं किया, उसे शर्मनाक धोखा देकर मार डाला। मैं भी तुम्हारी नवासी को मुआफ़ नहीं करूंगा। ये अपने दुल्हा डॉन मूरस के साथ इज़्दवाजी रिश्ता कायम नहीं कर सकेगी। जब भी डॉन मूरस नैन्सी के करीब जाना चाहेगा, मैं इसके दिमाग में जलजले पैदा कर दूंगा। यह दिमागी मरीज बनता जाएगा। मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। इसके बाद किसी की फरियाद सुनना और किसी को माफ़ करना नहीं चाहूंगा। दैट्स ऑल। मैं जा रहा हूं। जब यह महफिल तमाम होगी, मेहमान रुखसत हो जाएंगे। दुल्हा दुल्हन को तन्हाई नसीब होगी तो मैं उनके दरमियान चला आऊंगा। पारस ये कहते ही खामोश हुआ, फिर निढाल सा होकर आगे पीछे झूलने लगा। उसके नाना और दूसरे अजीजों ने उसे संभाला दिया। अब वो अपनी आवाज में कह रहा था, यह मुझे क्या हो गया था? मैं चंद लम्हों के लिए दिमागी तौर पर कैसे गायब हो गया था? ये मेरा सर फोड़े की तरह क्यों दुख रहा है? फिर उसने नाना के बाजू को थाम कर पूछा, ओह माई ग्रैंडपा, मेरा सर दुख रहा है। पता नहीं सर में किस किस्म का जल्जला पैदा हुआ था। अगर आइंदा भी ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। नाना जान ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हारे दुश्मन मरे। फिर वे एकदम से घबरा कर बोले, मैं फरहाद साहब को नहीं कह रहा। मैं फरहाद साहब को दुश्मन नहीं समझता। अगर वो मौजूद है और हमारी बातें सुन रहे हैं तो प्लीज मेरी एक बात का जवाब दें। मैं अपनी नवासी की गलतियों की तलाफी किस तरह कर सकता हूं? पारस चंद लम्हों तक खला में तकता रहा, फिर बोला, ग्रैंड पा, मिस्टर फरहाद कह रहे हैं जब तक नैन्सी किसी मुसलमान से शादी नहीं करेगी उस वक्त तक मेरा हाथ भी नहीं पकड़ सकेगी। नैन्सी ने चीख कर कहा, हरगिज नहीं, मैं किसी मुसलमान से शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी हो गई है। मिस्टर फरहाद, तुम सारी दुनिया में मशहूर हो, कितने ही लोग तुम्हारे गुण गाते हैं, लेकिन तुम इखलाक से गिरी हुई बातें कर रहे हो। एक शादीशुदा लड़की को किसी मुसलमान से मंसूब करना चाहते हो। पारस ने फिर अपने पापा की आवाज और लबो लहजे में कहा, मैं फिलहाल बोलना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे इखलाक की दरस देने की कोशिश की है तो तुम्हें समझा दूं। तुमसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है और अखलाकियात को तुमसे ज्यादा समझता हूं। मैं कह चुका हूं, मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। तुम एक मुसलमान से मंसूब की जाओगी और वह मुसलमान तुम्हारा अपना ही शौहर होगा। उसके नाना ने कहा, मिस्टर फरहाद, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसका शौहर तो मेरा नवासा है, डॉन मूरस, और यह भी हमारी तरह यहूदी है। बेशक यहूदी है, लेकिन अगले पल कलमा तौहीद पढ़कर मुसलमान हो सकता है। नैन्सी ने पूछा, क्या तुम जबरदस्ती एक यहूदी को मुसलमान बनाना चाहते हो? तुम्हारे अकाबरीन ने शीबा से जन्म लेने वाले बेटे को मेरा बेटा कहा और उसे मुसलमान करार देकर यहूदी बनाने का अज़म किया था। उन सबको थोड़ी देर के लिए चुप लग गई। पारस ने फिर उसी लहजे में कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। हम जो कुछ तुमसे सीखते हैं वही तुम्हारी तरफ लौटा देते हैं। लिहाजा तुम डॉन मूरस के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो इसका एक ही रास्ता है, इसे दिल से इस्लाम कबूल करने दो। तुम कैसे कह सकते हो कि कोई दिल से तुम्हारा मजहब कबूल कर लेगा? मैं दिमागों में छुप कर दिल की बात मालूम कर लेता हूं, मुझसे कोई बात छुपी नहीं रहती। अगर ये दिल से कबूल नहीं करेगा तो तुम्हारे साथ इज़्दवाजी रिश्ता कायम नहीं कर सकेगा। अगर इसने दिलो जान से इस्लाम कबूल किया तो समझो ये सचमुच मुसलमान हो गया, फिर ये मुसलमान ही रहेगा, पलट कर यहूदी नहीं बनेगा।
बनेगा तो मैं इसके साथ फिर वही सलूक करूंगा। पारस ने दोनों आंखें बंद कर ली, गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वहां जितने लोग मौजूद थे उसे तवज्जो से दिख रहे थे। फिर वो आंखें खोलकर अपने चारों तरफ खड़े हुए, लोगों को ऐसे देखने लगे जैसे नींद से बेदार हुआ हो। उसने थके थके से अंदाज में कहा, मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं, मुझे आराम करना चाहिए, वरना मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकूंगा। सबने तायद की कि उसे कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। वह बूढ़े नाना का सहारा लेकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने बेडरूम में आया। उस बेडरूम को खास तौर पर सजाया गया था। वहां नैन्सी दुल्हन बनकर आने वाली थी। वो आराम से बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली। उसके नाना ने सर को मोहब्बत से सहलाया, फिर कहा, तुम आराम से लेटे रहो, मैं जा रहा हूं। वो बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद नैन्सी दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसने दरवाजे पर से ही कहा, मैं नहीं जानती मिस्टर फरहाद हमारे दरमियान मौजूद हैं या नहीं। मैं इल्तिजा करती हूं, हमें तन्हाई में एक जगह रहने दें। मैं वादा करती हूं डॉन के करीब रहूंगी, मगर इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। पारस ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर उठकर बैठ गया। कहने लगा, नैन्सी, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। हम मियां बीवी बन गए, मगर तुम्हारी एक गलती से सारा काम बिगड़ गया। तुम्हें किसी मुसलमान के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी। वो रोने के अंदाज में आगे बढ़ते हुए बोली, मैं बोलकर पछता रही हूं। जब तक किसी बोलने वाले को सजा नहीं मिलती, उस वक्त तक वह दूसरे मजाहिब के खिलाफ बोलता रहता है। आखिर दूसरों पर कीचड़ उछाल कर क्या मिलता है। क्या दूसरे मजहब को कमतर कह देने से अपना मजहब बरतर हो जाता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि इस तरह हम इखलाकी तौर पर पाबंद नहीं होते, बल्कि और पस्ती में चले जाते हैं। ये तो मिस्टर फरहाद को भी सोचना चाहिए। क्या वो तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाकर बरतर हो जाएंगे। पारस बिस्तर से उठ गया, उसकी तरफ से मुंह फेर कर खिड़की के पास आया ताकि होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट को दबा सके। वह दिल ही दिल में कहने लगा, ना हमारे दरमियान कोई ख्याल ख्वानी करने वाला है और ना ही कोई किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे। जहां तक बर्तरी का ताल्लुक है, उसका फैसला दुनिया करेगी। तुम्हारी कौम की बेटी शीबा तुम्हारे पास थी और तुमने उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया। आज तुम्हारी कौम की दूसरी बेटी मेरी ख्वाबगाह में आई है। तुम्हारे कानून ने, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे रस्म और रवाज ने उसे दुल्हन बनाकर मेरे पास भेज दिया है, और मैं सिर्फ इसकी आबरू रखने के लिए इसे झूठ बोल रहा हूं और इसे फरेब दे रहा हूं। मैं झूठा और फरेबी से ही एक दिन तुम्हें मानना होगा कि हम अपनी इखलाक की जिम्मेदारियां पूरी करना जानते हैं। ख्वाबगाह में पेरिस की एक बहुत ही जज्बाती खुशबू फैली हुई थी जो दुल्हन को सहरजदा कर रही थी। यूं तो पारस भी उसे करीब पाकर सहरजदा हो रहा था, लेकिन उसके सर पर जमीर की तलवार लटक रही थी और नैन्सी के सर में टेलीपैथी का खौफ समाया हुआ था। हसरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। पारस ने खिड़की के पास से पलटकर उसे देखा। वह सुहाग की सेज के पास सर झुकाए खड़ी हुई थी। उसने पूछा, क्या सोच रही हो। उसने एक सर्द आह भरी, मोहब्बत के जज्बों से चूर चूर होकर पारस को देखा, फिर कहा, आज की रात कैसे गुजरेगी। वो बोला, आग के करीब रहने से जलने का खतरा होता है। तुम अपने बेडरूम में चली जाओ। क्या मैं पराई हूं। मुझे यूं जाने के लिए कह रहे हो जैसे मैं जबरदस्ती तुम्हारे पास आई हूं, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए और मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। ऐसा ना होता तो हमारी शादी ना होती। मियाँ बीवी के दरमियान एक अनदेखी दीवार खड़ी हो जाए और वो मिल ना सके तो शादी का फायदा क्या है। कुदरत के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। हो सकता है अभी हमारे दरमियान जो रुकावट है उसमें सरासर तुम्हारा फायदा हो। फायदा इसी में है कि मैं आज रात से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारती रहूं। इसके लिए हमें फैसला करना होगा, हमारे सामने कौन सी चीज ज्यादा अहम है, हमारी यहूदियत या हमारी मोहब्बत। तुम कहना क्या चाहते हो। यही कि इज़्दिवाजी रिश्ता कायम करने के लिए हमें अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करना होगा। ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और फिर मिस्टर फरहाद ने सिर्फ तुम्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा है। बात एक ही है, नाक इधर से पकड़ो या उधर से, आखिर पकड़ में नाक ही आएगी। मैं तुमसे रिश्ता कायम करने के लिए मुसलमान बन जाऊंगा तो क्या तुम मुझे कबूल नहीं करोगी। अगर कबूल करोगी तो इसका मतलब है तुमने एक मुसलमान को कबूल किया है। ऐसी बातें ना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो कह रहा हूं, हम करीब रहेंगे तो ऐसी ही बातें होंगी और हमारे जज्बात भड़केंगे। हो सकता है हम दीवानावार एक दूसरे के करीब आ जाएं। फिर मिस्टर फरहाद मेरे दिमाग में जलजला पैदा कर दें, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। क्या तुम मुझे जिंदा देखना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दे सकती हूँ। ऐसी बातें ना करो, कोई हल तलाश करो। आज हमारी शादी की तकरीब में बड़े बड़े तजुर्बाकार ज़हीन बुजुर्ग भी थे। वो कोई हल पेश ना कर सके, हम क्या कर सकेंगे। शायद अलग रहकर अपनी अपनी जगह एक दूसरे को याद करते हुए एक दूसरे के करीब आने के लिए कोई रास्ता सुझाई दे। शायद कोई तदबीर जहन में आए और हम मिस्टर फरहाद को किसी तरह कायल कर सकें। वो उसे समझाते हुए दरवाजे तक आया, फिर उसे खोलकर बाहर आ गया। वो कमरा सुहाग रात के लिए था।
वो सुहाग की जन्नत से निकल आई, उसके साथ चलती हुई अपने बेडरूम के दरवाजे तक पहुंची। पारस ने उसका दरवाजा खोला, फिर कहा, आराम से यहां बैठकर या लेट कर सोचो, हमें ऐसी सूरत में क्या करना है। मिस्टर फरहाद ने बहुत सोच समझ कर यह शर्त रखी है। वो जानते हैं हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और एक दूसरे के साथ रहने के लिए शायद उनकी शर्त कबूल कर लें। अगर हम मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़त्म कर दें तो हमारे नाना जान इसे पसंद नहीं करेंगे। वो कारोबारी अंदाज से भी सोचती हैं। उनके बाद हम दोनों ही उनकी अरबों डॉलर की जायदाद के मालिक होंगे। अगर हम अलग हुए तो जायदाद भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। वो तकसीम कभी गवारा नहीं करेंगे। मिस्टर फरहाद ने सिर्फ एक शर्त रखकर हमें हर तरफ से जकड़ लिया है। तुम हर पहलू से गौर करो। शब्बा खैर। वो अपने कमरे में आया, फिर दरवाजे को अंदर से बंद किया। सोफे पर आकर बैठा, जूते उतारे, कपड़े तब्दील किए, फिर बिस्तर पर आकर चारों शाने चित हो गया। वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। अगरचे नैन्सी की आरजू दिल में करवटें ले रही थी, लेकिन इस जज्बाती ख्वाहिश पर यह खुशी गालिब आ रही थी कि उसने एक लड़की की आबरू रख ली है। नैन्सी दूसरी सुबह अपने नाना के गले लगकर रोते हुए कह रही थी, ओह ग्रैंडपा, ये शादी नहीं हुई, हमारी बर्बादी हुई है। ऐसे किस तरह जिंदगी गुजरेगी। उसके नाना ने पारस को सवालिया नजरों से देखा। पारस ने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, मैंने रात भर गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आइंदा नैन्सी मेरे साथ तो क्या, किसी के साथ भी इस दवाजी जिंदगी नहीं गुजार सकेगी। मिस्टर फरहाद की शर्त के मुताबिक इसे किसी मुसलमान से शादी करना होगी। मैं सारी जिंदगी तन्हा गुजार दूंगी, लेकिन किसी मुसलमान से शादी नहीं करूंगी। देखो, तुम फिर चैलेंज के अंदाज में बोल रही हो। अगर मिस्टर फरहाद हमारे दरमियान होंगे तो कोई नई मुसीबत ले आएंगे। उसके नाना ने कहा, हाँ बेटी, टेलीपैथी एक ऐसा इल्म है जिसके जरिए बड़े से बड़े इनकार को आसानी से इकरार में बदल दिया जाता है। तुमने पिछली रात मुसलमानों के खिलाफ चैलेंज के अंदाज में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो गलती अब ना करो। कान पकड़ लो, तौबा करो। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं आइंदा किसी मुसलमान के खिलाफ तौहीन-आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन मैं डॉन से दूर नहीं रह सकती। उसे छोड़कर किसी को अपना जीवन साथी बनाने का तसव्वुर नहीं कर सकती। उसके नाना ने पूछा, क्या मिस्टर फरहाद हमारे दरमियान मौजूद हैं? पारस ने कहा, कल वो मेरी जुबान से बोल रहे थे, मुझे अपना जरिया बनाया था, लेकिन मैं इसके बाद महसूस कर रहा हूं जैसे मेरा दिमाग हल्का फुल्का है। मेरे अंदर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल आज़ाद हूं। नैन्सी ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। हम ख्वामखा एक टेलीपैथी वाले से खौफजदा हैं। बेटी, ऐसी बात ना करो। हमारे बड़े बड़े फौजी अफसरान, सरकारी फ़राइज़ अदा करने वाले आला ओहदेदार और आला हाकिम भी टेलीपैथी के जरिए मारे गए या इक़्तिदार से हट गए। वो भी पहले टेलीपैथी को एक मजाक या तुम्हारी तरह एक ख्वाब समझते थे। इसे ख्वाब ना समझो। ऐसी गलतियां ना करो कि पछताने का भी मौका ना मिले। वो सर झुकाकर पारस के पास सोफे पर बैठ गई, फिर एक झटके से उठकर खड़ी हो गई, सहम कर जरा दूर हो गई। पारस ने कहा, मेरा ख्याल है हम एक साथ एक जगह बैठ सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे को छूने की पाबंदी है। वो पांव पटक कर बोली, ऐसा कब तक होगा? जब तक हम मियाँ बीवी हैं। मैं तो कहता हूं मैं ही तुमसे दूर चला जाता हूं, ना मैं रहूंगा ना मोहब्बत भड़केगी। नाना ने कहा, नहीं बेटे, तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। तुम लोग मेरा मुस्तकबिल हो, मेरी पहचान हो। पारस ने कहा, ग्रैंडपा, अब दौलत की तकसीम नहीं चाहते, आपकी ख्वाहिश है ये अरबों की जायदाद मेरे और नैन्सी के रिश्ते से एक ही जगह रहे। इसका हल यह है कि मैं अपने हिस्से की जायदाद नैन्सी के नाम लिख सकता हूँ। मेरे लिए नैन्सी से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। मैं इसके लिए तमाम दौलत छोड़ सकता हूँ। इसके जहन और कल्बी सुकून के लिए मुल्क छोड़ के जा सकता हूँ। नैन्सी जज्बात में आगे बढ़ी, फिर रुक गई, कहने लगी, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां देना चाहते हो, लेकिन मोहब्बत में यकतरफा कुर्बानियां नहीं होती। मैं भी ऐसी कुर्बानियां दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी खातिर अपने जज्बात को मार सकती हूँ। हम दोनों एक साथ रहेंगे। सिर्फ एक दूसरे को हाथ लगाने पर पाबंदी है, कोई बात नहीं, मैं ये पाबंदी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों सारी जिंदगी इसी तरह गुजार लेंगे। नाना ने कहा, मेरी ख्वाहिश है तुम दोनों यूरोप और अमेरिका की सैर करो। हर बड़े शहर में कुछ अरसा रहो, खूब घूमो फिरो, खाओ पियो, फिर यहाँ आओ। जब तक मैं कारोबार संभालता रहूंगा। पारस जिस मकसद के लिए आया था उसे अधूरा छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने कहा, ग्रैंडपा, मैं एक तवील अरसे के बाद अपने मुल्क आया हूं। मुझे बैरूनी ममालिक जाकर घूमने फिरने का शौक नहीं है। अगर नैन्सी का शौक है तो ये फिर कभी पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं अपने मुल्क में रहना चाहता हूं। तुम जहां रहोगे मैं वहां रहूंगी। मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है। तो फिर ऐसा करो, यरूशलेम जाओ, मुकद्दस मुकामात पर हाजिरी दो, दिल से इबादत करो। हो सकता है खुदा तुम दोनों की सुन ले, जो रुकावटें तुम्हारे दरमियान है वो दूर हो जाएं। यह निहायत उम्दा मशवरा है। कल रात से नैन्सी यहां परेशान है, मैं इसे इस माहौल से दूर ले जाऊंगा। तो फिर नेक काम में देर किस बात की, आज ही चले जाओ। पारस ने कहा, स्टील मिल के कुछ जरूरी मामलात हैं,
2 बहुत बड़ी पार्टियों से मुलाकात करने का वक्त भी दे चुका हूं। उनसे निमटने के बाद हम कल चले जाएंगे। नाना ने कहा, लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे नैन्सी को इस माहौल से दूर ले जाओगे। जी हाँ, हम अभी समुद्र के किनारे वाले किसी 5 स्टार होटल में मुंतकिल हो रहे हैं। कल वहां से यरूशलेम की तरफ रवाना हो जाएंगे। क्यों नैन्सी, ठीक है ना? वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी हर बात ठीक होती है। हम समुद्र के किनारे किसी होटल में रहेंगे। उसके नाना ने फोन का रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए। उनके लिए 5 स्टार होटल में एक स्वीट रिजर्व कराया। वो दोनों 1 घंटे के अंदर अपना जरूरी सामान पैक करके नाना से रुखसत होकर होटल में पहुंच गए। जिसने डमी फरहाद बनकर शिबा को धोखा दिया था, उसकी एक आंख जाया हो चुकी थी। पारस ने चैलेंज किया था कि उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। ये बड़े हौसले और एतमाद की बात थी। वो इसराइल में बिल्कुल तनहा था। कोई उसका मामूली असिस्टेंट भी नहीं था जो उसके लिए मुखबरी कर सकता। उसे अपने दुश्मन की खबर खुद रखना पड़ती थी। इसके लिए वक्त बहुत लगता था, लेकिन वो कामयाब हो जाता था। स्टील मिल में फौज के अफसरान आया करते थे। उनसे गुफ्तगू के दौरान वो पूछता था कि फलां मिलिट्री सीक्रेट एजेंट की हालत कैसी है, अब उसकी तकलीफ कम हुई है या नहीं। किसी की खैरियत मालूम करने से यह भी मालूम हो जाता है कि किस तरह उसका इलाज हो रहा है, कौन उसका इलाज कर रहा है और वह किन लोगों के जरिए उस काने दुश्मन तक पहुंच सकता है। चूंकि वह तनहा था, इसलिए उसकी मसरूफियात ज़्यादा बढ़ गई थी। एक तो वो स्टील मिल अटेंड करता था, फिर नैन्सी हमेशा साथ लगी रहती। इस दौरान शादी ब्याह का चक्कर भी चलता रहा। वो किसी न किसी तरह नैन्सी से कतरा कर अपने खास मकसद के सिलसिले में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहता था। इस तरह पता चला कि अब डॉक्टर ने उस काने दुश्मन को घर से बाहर निकलकर टहलने की इजाज़त दी है और वो पिछली सुबह से समुद्र के साहिल पर आता है। पहले की तरह दौड़ नहीं लगाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टहलता रहता है। ये बात समझने के लिए कुछ ज़्यादा अकल की ज़रूरत नहीं थी कि उसकी निगरानी करने वाले मुसल्लह फौजी आसपास रहते होंगे, ख्वाह वो सादा लिबास में ही क्यों ना हो। पारस ने इसीलिए होटल में 1 दिन और 1 रात कैंप करने का प्रोग्राम बनाया था, ताकि दूसरी सुबह समुद्र के साहिल पर अपना दूसरा चैलेंज पूरा कर सके। वैसे दूसरी सुबह आने में देर थी। अभी तो नैन्सी के साथ मसला था कि दिन और रात कैसे गुजारे जाएं। दिन गुजर गया। वो अपनी एयर कंडीशन कार में बैठे तेल बैब से हैफा तक चक्कर लगाते रहे। खूबसूरत बागीचों और अजायब घर वगैरह में जाकर वक्त गुजारते रहे। वहाँ अक्सर होटलों में डांस फ्लोर हैं जहाँ आने वाले खाने पीने से पहले रक्स करते हैं। नैन्सी ने वहाँ पहुंचकर हसरत से पारस को देखा, क्योंकि रक्स करने के लिए एक दूसरे का हाथ थामना और करीब आना जरूरी होता है। वह एक मेज के अतराफ आकर बैठ गए। रक्स नहीं कर सकते थे, मगर देख सकते थे। हसीन औरतें अपने महबूब या शौहर के बाजू में रक्स कर रही थीं, मौसीकी की ताल पर थिरक रही थीं। नैन्सी को यूं लग रहा था जैसे वो उसके सामने इतरा रही हैं और उससे कह रही हैं, तुम दुनिया की वाहिद बीवी हो जिसका रिश्ता अपने शौहर से गलत है। वह अचानक उठकर खड़ी हो गई। पारस ने पूछा, क्या हुआ? हम किसी रेस्तोरां में जाकर खाएंगे। उसने उठते हुए कहा, मैं समझता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, चलो। वो एक ओपन एयर रेस्तोरां में आ गए। तिलबैब रोशनियों का शहर लग रहा था। रंग बिरंगी कारें सड़कों पर दौड़ रही थीं। फुटपाथ पर कितने ही खुशपोश जोड़े दिखाई दे रहे थे। हंसते खेलते बच्चे भी गुजर रहे थे। लेकिन नैन्सी की निगाहें रह रहकर उन्हीं औरतों पर भटकती थी जो अपने महबूब या शौहरों के साथ गुजरती हुई दिखाई देती। सामने एक जज्बाती फिल्म का बहुत ही जज्बाती पोस्टर लगा हुआ था, जिससे वो आंखें चुरा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाया, फिर बोली, यहाँ से चलो, मैं तो चाहता था यहाँ कुछ वक्त गुजारें। वह बोली, हम वक्त नहीं गुजार रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के बेहतरीन वक्त को कत्ल करते जा रहे हैं। पारस ने इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया। यूं भी इन हालात में नए तजुर्बात से गुजर रहा था। एक हसीन और पुरशबाब लड़की की कुर्बत में नफ्स को मारने के सिलसिले में अपनी कुव्वत इरादी से काम ले रहा था। दूसरे ये भी तजुर्बा करना चाहता था कि एक यहूदी लड़की किस हद तक एक मुसलमान से नफरत कर सकती थी। वह समुद्र के साहिल पर आ गए। चांद निकला हुआ था। चांदनी लहरों पर से सरसराती हुई साहिल को रोशन कर रही थी। यूं लगता था जैसे इस दुनिया की कोई जगह भी मोहब्बत और जज्बात से खाली नहीं। वैसे भी रोमानी जोड़े चहलकदमी कर रहे थे। वो चलते चलते रुक गई। एक हाथ से सर को थाम लिया। वो आगे पीछे डगमगा रही थी। पारस ने पूछा, क्या हुआ? इसके साथ ही वो एकदम से चकराक कर रेत पर गिर पड़ी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे बाजू में उठाया, फिर हैरानी से बोला, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। नैन्सी, आंखें खोलो। नैन्सी, तुम होश में तो हो? उसकी आंखें बंद थीं। वो उसे दोनों बाजू में उठाकर तेजी से चलता हुआ एक साहली बेंच पर आया। उसे वहां लिटाकर दौड़ता हुआ अपनी कार की तरफ गया, फिर उसे ड्राइव करते हुए नैन्सी के पास ले आया। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। पारस ने फिर उसे बाजू में उठाया और कार की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम पिछली सीट पर आराम से लेटी रहो, मैं तुम्हें डॉक्टर की तरफ ले जा रहा हूं। उसने जल्दी से इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं पिछली सीट पर नहीं लेटूंगी, तुम्हारे साथ बैठूंगी।
पारस ने उसे अगली सीट पर बिठा दिया। कार स्टार्ट की। वो निढाल से होकर उस पर ढलक गई। उसके शाने पर सा रख दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कार ड्राइव करने लगा, क्योंकि एक हाथ से उसे भी संभालता जा रहा था। वह एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो? डॉन, हम होटल जाएंगे। बच्चों जैसी बातें न करो, तुम्हें फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। मैं खांसी बुखार जैसी बीमारियों के लिए अपने पास दवाएं रखती हूँ। अटैची में दवा है, होटल चलो। होटल में उनके लिए जो स्वीट रिजर्व था उसमें 2 कमरे थे। टीवी लाउंज के साथ एक बालकनी थी जहां से समुद्र का नजारा किया जा सकता था। पारस इसे सहारा देकर एक बेडरूम में ले आया। उसे बिस्तर पर लिटाकर बोला, मैं तुम्हारी अटैची में देखता हूँ, बताओ कौन सी दवा है, उसका नाम क्या है? वो जाना चाहता था। नैन्सी ने हाथ पकड़कर कहा, उसका नाम है ज़रूरत। ऐसा कहते वक्त वह थर थर कांप रही थी। पारस ने उस पर कंबल डाल दिया। इसके बावजूद सर्दी लग रही थी। वो दूसरे बेडरूम से दूसरा कंबल लाना चाहता था। नैन्सी ने फिर हाथ पकड़ लिया। तब पारस की समझ में आया कि बुखार क्या चाहता है। वो हाथ पकड़े हुए थी, अपनी तरफ बुला रही थी। पारस ने बिस्तर पर घुटने टेक दिए, उस पर झुका। फिर करीब आते आते एक जोर की चीख मारी। बिस्तर से उछलकर फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, हालांकि बुखार में तप रही थी। सर्दी अब भी महसूस हो रही थी, लेकिन पारस की चीख ने उसे समझा दिया था कि टेलीपैथी का अजाब नाजिल हो चुका है। वो इनकार में सर हिला हिला कर कहने लगी, नहीं नहीं, माफ कर दो, मेरे डॉन को माफ कर दो, इसका कोई कसूर नहीं। मिस्टर फरहाद में गलत फहमी में मुब्तला हो गई थी। मैं समझ रही थी दुख बीमारी के वक्त तुम करीब आने पर एतराज नहीं करोगे। मुझे पता चल गया है, आइंदा मैं दुख बीमारी में भी अपने जीवन साथी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। मैं दूर रहूंगी, हमेशा दूर रहूंगी। मैं अपने डॉन को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। ये कहती वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। पारस ने अचानक ही अपने पापा की आवाज में डांट कर कहा, यू शट अप। मैं फरहाद अली तैमूर तुम्हारे डॉन के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा चुका हूं। जब तक मैं इसके दिमाग में रहूंगा ये सर की तकलीफ महसूस नहीं करेगा। अगर तुम चाहती हो कि ये टेलीपैथी के अजाब से निजात हासिल करे तो फौरन आंसू पहुंचो, रोना बंद करो। रिसीवर उठाकर अपने फैमिली डॉक्टर को फौरन बुलाओ और अपना इलाज कराओ। मैं नहीं चाहता कि तुम बुखार के बहाने फिर कोई गलती करो। उसने फौरन आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए, फिर राब्ता कायम होते ही कहा, डॉक्टर अंकल, मैं नैन्सी बोल रही हूँ। आप होटल चले आए, मुझे तेज बुखार है, प्लीज जल्दी आ जाइए। डॉक्टर ने यकीन दिलाया कि वो फौरन आ रहा है। नैन्सी ने रिसीवर रखकर पारस को देखते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, डॉक्टर अंकल आ रही हैं। मैं आपके सामने दोनों कान पकड़कर मुआफ़ी मांगती हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कसम खाकर कहती हूँ, आज से तमाम मुसलमानों की इज्जत करूंगी। कसम खाने से कुछ नहीं होता, अमली सबूत देकर यकीन दिलाओ। मैं अमली सबूत किस तरह दे सकती हूँ? मैं एक बार कह चुका हूँ, बार बार कहना पसंद नहीं करता। वैसे आखिरी बार सुन लो। तुम्हारा डॉन इस्लाम कबूल करेगा, मुसलमान बनेगा। तुम इसके साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारोगी, यही अमली सबूत होगा। मिस्टर फरहाद, कुछ तो सोचिए समझिए, ये सरासर जाती है। तुम्हारे यहूदी अकाबरीन ने मेरे ऊपर भी ज़बरदस्तियाँ की हैं। शीबा को बेमौत मारा, मेरी बहू जोजो को अगवा किया और उसकी इज्जत भी खाक में मिलाना चाहते थे। तुम यहूदियों का शैतानी मालनामा बहुत तवील है, सुनोगी तो सुनते सुनते बूढ़ी हो जाओगी। वह निढाल सी होकर लेट गई, कंबल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया, फिर बोली, डॉन, क्या तुम मुझे देख रहे हो? तुम होशो हवास में तो हो? ये तुम्हारी आवाज़ तो नहीं सुन रहा है। इसके जरिए मैं बोल रहा हूँ। मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन जो तकलीफ मैंने इसके दिमाग को पहुंचाई है उसे दूर करने के लिए दिमाग पर कब्जा जमाए बैठा हूं। जब इसकी तकलीफ कम हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। पारस चाहता था वो एक टेलीपैथी जानने वाले की मौजूदगी से सहमी रहे। डॉक्टर आए तो उसे मुआयना करने का मौका दे और उसकी तजवीज़ की हुई दवा इस्तेमाल करे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गया। उसने मुआयना किया, उसे कुछ दवाएं खाने के लिए दी, कुछ अपने सामने खिलाई। फिर पारस को ताकीद की कि वह वक्त के मुताबिक उसका दवाएं खिला दिया करे। इसके बाद वह चला गया। पारस सर झुकाए बैठा हुआ था। नैन्सी ने सर घुमाकर उसे देखा, फिर पूछा, डॉन, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? क्या तुम अपने आप में हो? उसने सर उठाकर उसे देखा, फिर गहरी संजीदगी से कहा, हाँ। मैं फिर जिंदा रह गया, वरना इस बार दिमागी झटका मुझे मार ही डालता। ओह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा था दुख बीमारी में करीब आने का मौका मिल सकता है, इस पर मिस्टर फरहाद को एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन मेरी सोच गलत थी और मेरी गलती की सज़ा फिर तुम्हें मिली है। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम ज़्यादा बातें ना करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। डॉक्टर ने ख्वाब आवर दवा दी है। उसने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर जज्बात की जो आंधियां चल रही थी शायद वो उसे सोने ना देती, लेकिन बुखार ने अच्छी तरह थका डाला था। फिर उसके डॉन पर दोबारा टेलीपैथी का हमला हुआ तो वो खुद को मुजरिम समझने लगी। ऐसे में डॉक्टर की दी हुई ख्वाब आवर दवा ने असर दिखाया। वो रफ्ता रफ्ता गहरी नींद में डूब गई। वो उठकर खड़ा हो गया।
हसरत से ख्वाबीदा हुस्न को देखा, फिर सर झुकाकर वहां से दूसरे कमरे में आया, फिर बिस्तर पर लेट के आंखें बंद की, दिमाग को हदायत दी और सुबह 4 बजे तक गहरी नींद सो गया। दिमाग ने हदायत के मुताबिक उसे जगाया। वो फौरन बिस्तर से उठा, बाथरूम में गया, फिर 15 मिनट में वापस आकर जॉगिंग का लिबास पहना, जेब में एक छोटी सी डिबिया रखी, फिर दबे कदमों चलता हुआ दूसरे कमरे के पास आया। नैन्सी अभी गहरी नींद में थी। वो अपने स्वीट से बाहर आ गया, लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंचा। होटल के सामने ही साहिल था और समुंदर की लहरें सुबह के गहरे सुकूत में शोर मचा रही थी। धीमी धीमी मलगजी रोशनी में दूर तक कितने ही जवान वर्जिश करते हुए या दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बूढ़ी औरतें और मर्द दौड़ नहीं सकते थे, इसीलिए टहल रहे थे। जो नीम बीमार थे उनकी भी यही हालत थी। इन बीमारों में काना दुश्मन भी था। उसकी एक आंख पर अभी तक पट्टी बंधी हुई थी। वह दूसरी आंख फाड़ फाड़ कर कभी समुंदर की तरफ और कभी साहिल की तरफ देख रहा था। पारस उससे कुछ फासले पर था, पंजों के बल रेत पर स्किपिंग कर रहा था और दूर तक नजरें दौड़ाता हुआ ये ताड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसकी निगरानी करने वाले कितने फासले पर हैं और कहाँ कहाँ हैं। फिर वो पंजों के बल रेत पर उछल रहा था, फिर हर तरफ से मुतमईन होकर दूसरे दौड़ने वालों के साथ हो गया। वो कभी दौड़ता हुआ उसके सामने से गुजरता, उससे दूर जाता, फिर दूर से पलटकर उसी तरह दौड़ता हुआ उसके सामने गुजरता और दूसरी तरफ निकल जाता। उसे इस बात का इंतजार था कि वो किसी जरूरत से अपना कोई हाथ उठाए तो उसे निशाना बना सके। वो तीसरी बार दौड़कर सामने से गुजरने वाला था कि मौका मिल गया। वो काना दुश्मन सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर मुंह में रख रहा था और दूसरे हाथ में दबे हुए लाइटर को सुलगा रहा था। पारस पहले ही अपनी जेब से वो छोटी सी डिब्बिया निकालकर उसमें से एक नन्हा सा ब्लोइंग पाइप निकाल चुका था। वो पाइप अब उसके होंठों के दरमियान था। उसने ऐसे पाइप के जरिए सही निशाना लेने की काफी मशक की थी। सामने से गुजरते वक्त दोनों के दरमियान तकरीबन 5-6 फुट का फासला था। पारस ने एक फूंक मारी, फिर तेजी से दौड़ता हुआ दूसरे दौड़ने वालों में शामिल हो गया। डिब्बिया वो पहले ही फेंक चुका था। उस डिब्बिया में अभी 2 सुइयां बाकी थी। इसकी परवाह नहीं थी। ऐसी 2-4 डिब्बिया उसने अपने अटैची केस में छुपा कर रखी थी और वो सामान नाना के बंगले वाले बेडरूम में था। वो कानून दुश्मन सिगरेट सुलगाने के काबिल नहीं रहा था। पहले तो एकदम से साकित हुआ, फिर औंधे मुंह रेत पर गिर गया। उसके गिरते ही सादा लिबास वाले कितने ही मुसल्ला अफराद दौड़ते हुए करीब आए। फिर 2-4 ने हवाई फायर किए और ललकारते हुए चीख चीख कर कहा, जो जहां है वहीं खड़ा रहे, खबरदार भागने वाले को गोली मार दी जाएगी। दौड़ लगाने वालों में तकरीबन 25-30 जवान थे। आराम से टहलने वाले बूढ़ों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन सबको घेरे में लिया गया। वह तादाद में तकरीबन 50 थे। उन सब की तलाशी शुरू हो चुकी थी। एक एक को अच्छी तरह चेक किया जा रहा था। उनका नाम और पता पूछा जा रहा था। वो हमलावर तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे और नाकाम हो रहे थे। घेरने वालों में अक्सर शहर के मौजूद सरमायादार थे या फिर उनके जवान बच्चे। ऐसे मौजूदीन को ज्यादा देर रोका नहीं जा सकता था, लिहाजा उनकी गाड़ियों के नंबर नोट किए गए, उनकी कोठियों का पता लिखा गया। इसके बाद जाने की इजाजत दे दी गई। पारस होटल की तरफ जा रहा था। नैन्सी होटल से निकलकर दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। करीब पहुंचकर बोली, वहां क्या हो रहा था? मैं बालकनी में खड़ी दूरबीन से देख रही थी। वह शख्स अचानक सिगरेट सुलगाते सुलगाते धब से औंधे मुंह गिर पड़ा। पारस ने ताजुब से पूछा, क्या तुम बालकनी में थी? क्या दूरबीन से देख रही थी? हाँ, मेरी आंख खुली तो तुम दूसरे कमरे में नहीं थे। मैंने सोचा शायद साहिल पर गए होगे। दूरबीन से देखा तो नजर आ गए। ओह डॉन, मेरा ख्याल है किसी ने उस शख्स को गोली मारी है। तुम ठीक उसी वक्त उसके करीब से गुजर रहे थे। अगर वो गोली तुम्हें लग जाती तो? पारस ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो, किसी ने उसे गोली नहीं मारी। पता नहीं उस शख्स को क्या हो गया था कि अचानक गिर पड़ा। उसके जिस्म में जहर फैल रहा था। कुछ लोग उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए ले गए हैं। पारस को यकीन था वो टेलीपैथी जानने वाला जो उस काने दुश्मन की निगरानी करता रहा था अब ऐसे तमाम लोगों के दिमागों में पहुंचेगा जो साहिल पर घिरे गए थे। उनकी आवाज़ें उसने सुनी होंगी, एक एक के दिमाग में झांक कर देखा होगा। उसने पारस की आवाज़ भी सुनी होगी और उसके दिमाग में भी आने वाला होगा। लेकिन इतनी देर होने के बावजूद वो नहीं आ रहा था। वह नैन्सी के साथ होटल में आया। उसने कहा, मैं गुस्ल करके आता हूँ, तुम फ़ोन करके डॉक्टर से पूछो बुखार उतरने के बाद तुम्हें गुस्ल करना चाहिए या नहीं। डॉक्टर इजाज़त दे तो गुस्ल से फारिग हो जाओ, फिर हम नाश्ता करेंगे। वो अपने कमरे में आया, अपने लिए एक लिबास का इंतखाब किया, फिर उसे लेकर बाथरूम में चला गया। पहले उसने आईने के सामने खड़े होकर इत्मीनान से शेव किया। शेव करने के बाद याद आया वो अपनी अटैची से आफ्टर शेव लोशन निकाल कर लाना भूल गया है। वो चेहरे पर लोशन लगाने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, फिर ठिठक गया। कमरे में नैन्सी उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी हुई थी और अटैची खोलकर यूं सामान उठा उठा कर देख रही थी जैसे कुछ तलाश कर रही हो।
वह चंद लम्हों तक हैरानी से उसे तकता रहा, फिर जल्दी से बाथरूम में वापस आकर दरवाजे को आहिस्तगी से बंद किया, शावर को पूरी तरह खोल दिया। शावर से पानी गिरने की आवाज़ बाहर पहुंच रही थी। नैन्सी को और इत्मीनान हो गया था कि वो गुस्ल करने में मसरूफ है। पारस ने चंद सेकंड के बाद फिर आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर देखा। वह पलंग के सरहाने पहुंची हुई थी, तकिए और गद्दे को उठाकर देख रही थी। बड़े नहमाक से कोई चीज़ तलाश कर रही थी। उसने दरवाजे को फिर बंद कर दिया। वह इत्मीनान से गुस्ल करते हुए सोचने लगा, वो टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। नैन्सी के दिमाग में चुपचाप रहकर मेरे मुतल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश में है। उसके जरिए जहरीली सुई और ब्लोइंग पाइप तलाश कर रहा है। वो सोच रहा होगा ब्लोइंग पाइप के जरिए सुई फेंकने वाले के पास कुछ और सुइयां भी होंगी, और वह ब्लोइंग पाइप भी उस हमलावर के पास होगा और उसने अपने होटल के कमरे में कहीं छुपाया होगा। अब सवाल यह पैदा होता था कि वो ख्याल ख्वानी करने वाला पारस के दिमाग में क्यों नहीं आया। इसका एक ही जवाब समझ में आ रहा था। पारस ने शादी की रात यह ड्रामा प्ले किया था कि फरहाद अली तैमूर उसके दिमाग में वक्त बेवक्त आ रहा है और नैन्सी को उसकी इस्लाम दुश्मनी की सजा दे रहा है। शादी की तकरीब में बड़े बड़े फौजी अफसरान और सरकारी ओहदेदार शरीक हुए थे। उनके जरिए ये बात उस ख्याल ख्वानी करने वाले तक पहुंची होगी। फिर अखबारात में भी ये खबर मुख्तसर तौर पर शाया हुई थी कि फरहाद अली तैमूर ने एक अरबपति ताजिर के नवासे के दिमाग पर कब्जा जमा लिया है। दूसरे टेलीपैथी जानने वाले अक्सर मोहतात रहते हैं। उन्हें यह मालूम हो जाए कि फरहाद अली तैमूर ने फलां दिमाग पर कब्जा जमाया है या उस दिमाग में उसका आना जाना है, तो वो उस शख्स से कतराते हैं, दूसरों को आलाकार बनाकर उस शख्स की निगरानी करती हैं। यही तरीका इस ख्याल ख्वानी करने वाले ने भी इख्तियार किया था जो इसराइल में मौजूद था। वो नैन्सी को आलाकार बनाकर उसके कमरे की तलाशी ले रहा था। पारस इत्मीनान से गुस्ल करने के बाद लिबास तब्दील करके कमरे में आया। नैन्सी जा चुकी थी। उसका सामान पहले की तरह अपनी अपनी जगह रखा हुआ था। देखने पर पता नहीं चलता था कि उसकी अदम मौजूदगी में तलाशी ली गई है। वो नैन्सी के कमरे में आया। कमरा खाली था। बाथरूम के शावर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वह इंतज़ार करने लगा। अब उसकी मसरूफियात में इजाफा हो गया था। अपनी माँ के दुश्मन से वो 2 बार इंतकाम ले चुका था। तीसरी बार उसकी एक टांग काटने को रह गई थी, लेकिन इसके साथ साथ एक ख्याल ख्वानी करने वाले को भी तलाश करना था। वो इसी सिलसिले में सोच रहा था कि तलाश का सिलसिला कहाँ से शुरू करे। बाथरूम का दरवाज़ा खुला। वो पानी से भीगी हुई थी। बदन पर एक तौलिया लिपटा हुआ था। सर के बालों को भी एक तौलिया ने छुपा रखा था। उसके गोरे गुलाबी बदन पर पानी की बूंदें शबनम के मोतियों की तरह चमक रही थीं। वह शर्माकर जल्दी से बाथरूम में चली गई। पारस ने अपनी जगह से उठकर बुलंद आवाज में कहा, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ते का ऑर्डर दे रहा हूँ। वो उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में आया। उसके शर्मा के बाथरूम में जाने की अदा पसंद आई। वह दूसरी मॉडर्न लड़कियों की तरह बेहया नहीं थी। उसने रिसीवर उठाकर नाश्ते का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे में पहुंचा तो वह एक उम्दा लिबास पहन चुकी थी और भीगे बालों को हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। उसे देखकर बोली, डॉन, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? मैं महसूस कर रही हूँ मिस्टर फरहाद मेरे दिमाग में भी आए थे। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने खुद को थोड़ी देर के लिए गायब दिमाग पाया था। मैं नहीं जानती थोड़ी देर तक कहाँ थी और किस हाल में थी। पारस ने कहा, हाँ, ये परेशानी की बात है। जब तक मिस्टर फरहाद अपनी सज़ा पर अमल नहीं कराएंगे और मैं उनके हुक्म के मुताबिक मज़हब तब्दील नहीं करूँगा, हमारी परेशानी बढ़ती जाएगी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मैं सोच रही हूँ वो मेरे दिमाग में क्यों आए। उन्हें नहीं आना चाहिए। मैं एक लड़की हूँ, तन्हाई में बहुत कुछ सोचती हूँ और फिर बाथरूम में गुस्ल करने जाती हूँ। क्या किसी शरीफ आदमी को इस तरह दिमाग में रहना चाहिए? अगर तुमने बाथरूम में जाकर किसी को अपने दिमाग के अंदर महसूस किया है तो फिर यकीन कर लो कि वो मिस्टर फरहाद नहीं हो सकते। ये तुम कैसे कह सकते हो? वो शादी की रात से मेरे दिमाग में आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है वो किसी नामहरम लड़की के दिमाग में नहीं जाते। ये उनके मजाज और उनके मजहबी अहकामात के खिलाफ है। क्या तुमने उनकी बात का यकीन कर लिया? मैं यकीन नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कहीं से उनका पूरा रिकॉर्ड उठाकर पढ़ लिया जाए। वो कभी किसी शादीशुदा औरत के दिमाग में नहीं जाते। अगर तुम्हारे दिमाग में जाना होता तो वो तुम्हें सज़ा देते, लेकिन तुम्हारी जगह मुझे सज़ा दे रही हैं और मेरे पास रहकर तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। ऐसी बात है तो मैं दिमागी तौर पर गायब कैसे हो गई थी? मैं यकीन से कहती हूँ किसी ने ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे अपनी मामूला बनाया था। अगर ऐसी बात है तो कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला होगा। तुमने ये बात कह दी है। अगर मिस्टर फरहाद मेरे दिमाग में है या फिर कभी आएंगे तो चुपचाप मेरे ख्यालात के जरिए मालूम कर लेंगे कि कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे पास आने लगा है। नैन्सी ने पूछा, उनके मालूम करने से मेरा क्या भला होगा? मैं यकीन से कहता हूँ मिस्टर फरहाद उस ख्याल ख्वानी करने वाले के पीछे पड़ जाएंगे। उसे तुम्हारे दिमाग में आने नहीं देंगे। डॉन, क्या इतनी बड़ी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ख्याल ख्वानी करने वाले ना पहुंच सकें?
मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। फिलहाल हम नाश्ता करने के बाद यहाँ से यरूशलेम के लिए रवाना हो रहे हैं। नाश्ता करने के बाद पारस ने कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ, बिल अदा करके फौरन आऊँगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। बिल्कुल नहीं, तुमने नाश्ता कर लिया। अपने वक्त के मुताबिक दवा खाओ और आराम से बिस्तर पर लेट जाओ। बुखार उतरने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह सेहतमंद हो गई हो। मैं अभी आता हूँ। वो लिफ्ट के जरिए नीचे आया, काउंटर पर पहुंचकर बिल तैयार करने के लिए कहा, फिर होटल से बाहर चला गया। करीब एक रेस्तोरां के साथ टेलीफोन बूथ था। वो बूथ के अंदर गया, रिसीवर उठाकर क्रेडिट कार्ड पंच किया। इसके बाद उस डॉक्टर के नंबर डायल किए जिसने काने की आंख की मरहम पट्टी की थी। राब्ता कायम होने पर उसी डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी। पारस ने भराई हुई आवाज़ में कहा, डॉक्टर, एक सुई के जरिए हाथ में इंजेक्ट होने वाला जहर तुम्हारे लिए नया तजुर्बा होगा। मेरा ख्याल है तुम उसके जिस्म से इस जहर को निकालने की नाकाम कोशिश कर चुके हो। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, उसे P3 का एक इंजेक्शन लगाओ। उसके असर से जिस्म के अंदर फैला हुआ जहर सिमट कर फिर उसी हाथ की तरफ आएगा जहां वो सुई चुभोई गई थी। यानी वो जहर सिर्फ एक हाथ तक महदूद हो जाएगा, लेकिन इंजेक्शन P3 का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। वो जहर फिर उसके जिस्म में फैलेगा। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? मैं जो कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। अगर तुम चाहते हो P3 के असर से जहर सिमट जाए और दोबारा उसके जिस्म में ना फैले तो उसका वो हाथ काट दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना वो हाथ रहेगा, ना जहर फैलेगा। प्लीज मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसने चैलेंज किया था कि आंख के बाद एक हाथ जाएगा और वो हाथ तुम्हारे हाथों से जाएगा। उसे काट दो और तुम्हें काटना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई दूसरा इलाज नहीं है। दैट्स ऑल। पारस ने रिसीवर रख दिया। शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। उस पर कुछ मोहरे पिट गए थे और कुछ रह गए थे। बिसात के सामने डैनी दानियाल यूं तनकर बैठा हुआ था जैसे मुकाबिल के सामने चाल चलने की तैयारी कर रहा हो। हालांकि उसके मुकाबले पर सामने कोई नहीं था। जहां मुकाबिल को होना चाहिए था वहां शराब की बोतल और भरा हुआ गिलास था। वह बहुत मोहतात तबीयत का आदमी था। उसने आज तक किसी को दोस्त नहीं बनाया था और ना ही किसी के रूबरू खड़े होकर उसे दुश्मन बनने का मौका दिया। यह हकीकत है, जो दोस्त होती हैं अजीज रिश्तेदार होते हैं या थोड़े बहुत शनास होते हैं, दुश्मनी उन्हीं से होती है। किसी अजनबी से कभी दुश्मनी नहीं होती। इसीलिए वो दुनिया वालों से अजनबी बनकर रहता था। उसने आला तालीम हासिल की, सियासत में हिस्सा लेता रहा। इस दौरान बहुत मजबूर होकर कभी कभी ज़रूरत के मुताबिक किसी से दो बातें कर लेता, किसी के काम आ जाता और किसी से अपना काम करा लेता। किस्मत ने उसे ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचाया। आला हुक्काम ने उसका इंतखाब किया, उसे मशीन से गुजार कर टेलीपैथी जैसा इल्म दिया तो वह और ज़्यादा मोहतात हो गया। उसने कसम खाई थी कभी फरहाद या उसके साथियों से नहीं टकराएगा, दूर ही दूर से अपना काम बनाता जाएगा। वह इक़्तिदार का भूखा था। उसकी ख्वाहिश थी सुपर मास्टर बना दिया जाए, लेकिन यह ख्वाहिश पूरी न हो सकी। किसी और को सुपर मास्टर बना दिया गया। तब उसने सोचा, एक ही मुल्क है जहां वो इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। अपने मुल्क और अपनी कौम में जाकर उनकी खिदमत भी कर सकते हैं और उस मुल्क में हुक्मरान बनकर रहने का उसे पैदाइशी और मजहबी हक है, क्योंकि वह खुद यहूदी है। जो लोग बुरी आदतों के गुलाम नहीं होते वो अपने अज़ाइम में ज़रूर कामयाब होते हैं। दानियाल ने हर बुरी आदत से दामन बचाने की कोशिश की थी, लेकिन शराब उनकी सोसाइटी और तहजीब का एक हिस्सा है। वो इससे दामन ना छुड़ा सका। जवानी के इब्तदाई बरसों में जब जहन इतना पुख्ता नहीं था तभी उससे यह गलती हुई। उसने शराब की आदत डाल ली। आदत इसलिए भी पड़ गई कि वह तन्हा रहता था। औरत हो या मर्द, वो किसी के साथ तन्हाई में वक्त नहीं गुजारता था। लिहाजा तन्हाई की साथी सिर्फ शराब ही रह गई थी। वो खूब पीता था, लेकिन इस हद तक मोहतात था कि महफिल में कभी एक दो पैक से ज़्यादा नहीं चढ़ाता था और अपने इरादे की पुख्तगी के बायस हमेशा होशो हवास में रहता था। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई औरत नहीं आई। उसने किसी को आने का मौका ही नहीं दिया। इक़्तिदार हासिल करने का शौक रखने वाले ऐसी ही खूबियों के मालिक होते हैं। वो औरतों से दूर भागते हैं, किसी रंगीन और संगीन महफिल में हिस्सा नहीं लेते, शराब पीते भी हैं तो बहुत मोहतात रहकर। वो दोस्त भी बहुत कम बनाते हैं और जिससे दोस्त बनाते हैं उसके पीछे भी कोई मतलब ज़रूर होता है। लेकिन टेलीपैथी के नुक्ता नज़र से शराब पीने के बायस उसमें एक कमज़ोरी पैदा हो गई थी। वो सांस नहीं रोक सकता था। उसका दिमाग इतना हसास नहीं था कि पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकता। इसीलिए वो फरहाद अली तैमूर और उसके साथ ही टेलीपैथी जानने वालों से खौफजदा रहता था और इसी वजह से उसने कसम खाई थी कि उन लोगों से नहीं टकराएगा। टकराने का मौका आया तो रास्ता बदल देगा। उसने फौज के कई आला अफसरान के दिमागों में जगह बना ली थी, उनका एतमाद हासिल कर लिया था। फिर ऐसे सियासतदानों को अपने काबू में कर रखा था जो आइंदा उसके काम आने वाले थे। उसने सोच लिया था फरहाद की टेलीपैथी जाने वाली टीम से रुपोश रहने का यही तरीका है। वो पसे पर्दा रहेगा और इक़्तिदार की कुर्सी पर किसी और को बिठाएगा, मगर उसके दिमाग में बैठकर खुद हुकूमत करता रहेगा।
वो ख्याल ख्वानी के जरिए सुकून और इत्मीनान से अपनी राहें हमवार करता जा रहा था। अनकरीब मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करने ही वाला था कि अचानक वहां पारस और फरहाद अली तैमूर की मौजूदगी जाहिर हो गई। पारस ने मिलिट्री के एक बहुत ही काबिल सीक्रेट एजेंट की एक आंख निकाल ली और आइंदा के लिए चैलेंज किया उसका एक हाथ और एक पांव काटा जाएगा। उधर मुजाहिदीन ने जेल से कुछ इस तरह रिहाई हासिल की कि टेलीपैथी जानने वाले फरहाद की मौजूदगी खुद ब खुद ही जाहिर हो गई। दानियाल ऐसे चंद अफराद के दिमागों में जाकर बातें करता था जो योगा के माहिर होते और सांस रोक सकते थे। इस बात का यकीन होता था कि कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला अचानक उनके पास पहुंचकर डैनी दानियाल का सुराग नहीं लगा सकेगा। वो रोज सुबह और शाम उनसे दिमागी राब्ता कायम रखता। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर दूसरे तमाम ऐसे अफराद की मीटिंग कॉल की जाती जो दूसरे हुक्मरान का तख्ता उलटने के सिलसिले में दानियाल के हमख्याल थे। इस बार जो मीटिंग हुई उसमें तमाम आला अफसरान ने तशवीश का इजहार किया और दानियाल से पूछा उन बाप बेटे को किस तरह से इसराइल से भगाया जा सकता है। ऐसे इजलास में दानियाल एक आला अफसर को अपना आलाकार बनाता था। उसकी जुबान से तमाम अफसरान के सवालों के जवाब देता। उसने कहा, मैं आप लोगों से दोस्ती की इब्तदा करते वक्त ये वाजे कर चुका था कि हमें किसी भी टेलीपैथी जानने वाले से नहीं टकराना चाहिए वरना हम नुकसान उठाएंगे। एक अफसर ने कहा, लेकिन पारस ने हमारे एक बहुत ही अहम सीक्रेट एजेंट की आंख निकाल ली है। अगर वो इसी तरह यके बाद दीगरे हम लोगों को नुकसान पहुंचाता रहा तो क्या तुम खामोश तमाशाई बनकर रहोगे? हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे तो वो भी हमसे दुश्मनी नहीं करेंगे। इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं। हमारे साबका हुक्मरानों ने पहले फरहाद और रसवंती को छेड़ा, तभी दुश्मनी का आगाज हुआ। वो टेलीपैथी जानने वाले कभी हमारे मुल्क में ख्वामखा नहीं आए। वो लोग सियासत से दूर रहते हैं, लिहाजा हमें भी इसी के मुताबिक उनसे दूर ही रहना चाहिए। उसने एक जरा तवक्कुफ से कहा, हमारे जिस अहम साथी की एक आंख निकाली गई है उसका ताल्लुक मौजूदा हुक्मरानों की गलती से है। हमारे इस एजेंट ने डमी फरहाद बनकर बहुत अहम और घिनौना रोल प्ले किया था जिसके नतीजे में उससे इंतकाम लिया जा रहा है। यहाँ हम जितने साथी बैठे हुए हैं हम में से किसी ने आज तक फरहाद को या उसके किसी साथी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर हमें उसे डरना नहीं चाहिए। वो ख्वामखा हमारी तरफ रुख नहीं करेगा। एक ने सवाल किया, हम अपने सीक्रेट एजेंट को इसी तरह तड़प तड़प कर मारने के लिए छोड़ दें? वो आइंदा उसके हाथ काटने वाला है। क्या हम अपने साथी को इसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर मरते हुए देखते रहेंगे? दानियाल ने जवाब दिया, यहाँ हमारे दरमियान फौज और पुलिस के अफसरान मौजूद हैं। वो जानते हैं पारस या फरहाद जो कुछ भी करें वो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक जुर्म है। अगर वो किसी तरह पुलिस वालों या फौजियों की गिरफ्त में आ जाएं तो उनका फैसला यहाँ के कानून के मुताबिक होगा। जैसा कि आप जानते हैं इंटेलिजेंस के ज़हीन तरीन जासूस उन्हें तलाश कर रहे हैं। मैं भी चुपचाप उनका सुराग लगाता रहूँगा। जब उनका पता ठिकाना मालूम होगा तो मैं बड़ी खामोशी से जिम्मेदार अफसरान को वहां तक इस तरह पहुंचा दूंगा कि मुझ पर या आप लोगों पर कोई टेलीपैथी जानने वाला शक नहीं कर सकेगा। डैनी दानियाल ने अपने हवारियों को तसल्ली दी थी, यकीन दिलाया था कि पारस का दूसरा हमला कामयाब नहीं होगा। वो अपने काने सीक्रेट एजेंट के दिमाग में आता जाता रहेगा। उसके तरफ ऐसा जाल बिछा देगा कि दूसरी बार हमला करने वाला पारस उस जाल में जरूर फंसेगा। पारस ने चैलेंज किया था, दूसरी बार उसका हाथ काटा जाएगा। दानियाल इस चैलेंज से धोखा खा गया। उसने समझा वो बनफ्से नफीस आकर उसका हाथ काटेगा, लेकिन हाथ उसे नहीं डॉक्टर को काटना पड़ा। डॉक्टर का बयान था पारस ने फ़ोन पर उसे उस जहर की कुछ खासियत बताई थी और उसका तोड़ भी बताया, लेकिन तोड़ के तौर पर जो इंजेक्शन दिया जाएगा उससे तमाम जिस्म का जहर सिमट कर उसी हाथ में आएगा जहां सुई चबोई गई थी। अगर उस हाथ को ना काटा गया तो जख्म बढ़ता जाएगा और जहर भी रफ्ता रफ्ता फैलता जाएगा। मुख्तसर यह कि उस काने सीक्रेट एजेंट को जिंदा रखने के लिए उसका एक हाथ भी काटना पड़ा। यूं पारस का चैलेंज पूरा हो गया। जब उसने समुद्र के साहिल पर वो जहरीली सुई चुभई थी तो उस वक्त दानियाल काने सीक्रेट एजेंट के दिमाग में मौजूद था। उसने फौरन महसूस कर लिया था कि वो काना अचानक किसी तकलीफ में मुब्तला हो गया है। उसके असाब कमज़ोर हो गए और वो साकित हो गया है। फिर दूसरे लम्हे वो धब से रेत पर गिर पड़ा। उसके आसपास निगरानी करने वालों ने तमाम लोगों को रोक लिया, उनकी तलाशी ली और उनसे बातें करते रहे। वो बातें सुन सुनकर दानियाल उनके दिमागों में पहुंच रहा था और मालूम कर रहा था कि उनमें से कौन अपना चैलेंज पूरा करने वाला पारस हो सकता है। पारस वहां डॉन मूरस के रूप में मौजूद था। जब उसने अपना नाम डॉन मूरस बताया तो दानियाल उसके दिमाग में नहीं गया। ये बात दूर तक फैल चुकी थी कि शादी की रात फरहाद अली तैमूर डॉन मूरस के दिमाग में आया था। बहरहाल इतना ही मालूम करना काफ़ी था कि फरहाद ने डॉन मूरस के दिमाग में जगह बनाई है, लिहाजा दानियाल ने वहां जाने की हमाकत नहीं की। जैसा कि वो मोहतात तबीयत का हामिल था, वो फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वाले साथियों के इल्म में ये बात नहीं लाना चाहता था कि वो इसराइल में मौजूद है। दूसरे, वो किसी भी टेलीपैथी जानने वाले से टकराकर अपने मकसद से हटना नहीं चाहता था और ना ही अपने लिए नई मुसीबतें मोल लेना चाहता था। लेकिन ये बात खटक रही थी कि जब फरहाद डॉन मूरस के दिमाग में पहुंचा हुआ है
तो डॉन को आलाकार बनाकर उसके जरिए जहरीली सुई चुभो सकता है और यह मशहूर कर सकता है कि पारस ने अपना चैलेंज पूरा कर दिया है। दानियाल अपने शुबे की तस्दीक करना चाहता था, इसलिए चुपचाप नैन्सी के दिमाग में पहुंच गया। उसके जरिए उसने पारस के कमरे की तलाशी ली, उसकी अटैची खोलकर सारा सामान देखा, लेकिन जहरीली गैस या उसे फूंकने वाला नन्हा सा पाइप नजर नहीं आया। इसके बावजूद यह शुबा अपनी जगह कायम रहा कि फरहाद डॉन मूरस को आलाकार बना सकता है। उसने अपने हवारियों का एक इजलास तलब किया, फिर उनसे कहा पारस का सुराग नहीं लगा सका, लेकिन मैं उस आलाकार तक पहुंच गया हूं जिससे फरहाद अपना काम कराता है। मेरा ख्याल है पारस यहां सिरे से मौजूद ही नहीं, सिर्फ उसके नाम का हव्वा खड़ा किया गया है। एक आला ओहदेदार ने कहा, पारस की तलाश में नाकाम होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो यहां मौजूद नहीं है। दानियाल ने कहा, तुम दुरुस्त कहते हो। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया है, मैं उसे तलाश करता रहूंगा। हो सकता है वो निकल आए, हो सकता है मेरे ख्याल की तस्दीक हो जाए। एक अफसर ने पूछा, वो आलाकार कौन है जो फरहाद के हाथों में कठपुतली बना हुआ है? वो अरबपति मिल ऑनर का नवासा डॉन मूरस है, सबने तायीद की। उनमें से कुछ सुन चुके थे और कुछ शादी की तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से डॉन मूरस को टेलीपैथी का शिकार होते देखा था। एक आला ओहदेदार ने कहा, हम अपने मकसद से हट रहे हैं, इक्तदार की तरफ जाने की बजाय टेलीपैथी जानने वालों के चक्कर में पड़ रहे हैं। दानियाल ने कहा, टेलीपैथी का चक्कर अब हमारे लिए सूदमंद होगा। हम इक्तदार में आने के लिए अपने मुखालफों को एक एक करके रास्ते से हटाएंगे, उन्हें इस तरह हलाक करेंगे कि इसका इल्जाम बाप बेटे पर यानी फरहाद और पारस पर आएगा। सब लोग खुश हो गए, इस तदबीर पर वाह वाह करने लगे। ये निहायत ही सुनहरा मौका था। वो बाप बेटे शिबा का इंतकाम लेने के लिए अपने तौर पर वारदात करते जा रहे थे। इन वारदात में अब दानियाल की तरफ से इजाफा होने वाला था। एक तीर से दो शिकार होने वाले थे। इक्तदार का रास्ता भी साफ होने वाला था। यूं वहां की इंटेलिजेंस वाले, फौज के सिपाही सभी उन बाप बेटे के पीछे पड़ जाते और एक दिन उन्हें इस मुल्क से जरूर निकाल देते। और अगर वो निकलते और दानियाल एक नई हुकूमत कायम कर लेता तो फिर फरहाद से समझौता कर लेता, फरहाद की तमाम शराइत मंजूर करके अपने इक्तदार को ज़्यादा से ज़्यादा तवील अरसे तक कायम रखता। यह उसका मंसूबा था और अब इस मंसूबे पर अमल होने वाला था। एक अफसर ने कहा, मेरे दिमाग में एक बात चुभ रही है, वो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। सब उसकी तरफ देखने लगे। वो कह रहा था, क्या यह मुमकिन नहीं है कि डॉन मूरस के पीछे फरहाद का बेटा पारस छुपा हुआ हो? इस बात ने सबको चौंका दिया। ये कोई नामुमकिन बात नहीं थी। ऐसा प्लास्टिक सर्जरी के जरिए पहले भी होता आया था और फरहाद अली तैमूर ने अपनी डमी पेश करके इसराइल के हुक्काम को जबरदस्त धोखा दिया था। खुद यहाँ के हुक्काम एक डमी फरहाद के जरिए शीबा को फरेब देते रहे थे। दानियाल ने कहा, ऑफिसर, हमारा यह ख्याल दुरुस्त हो सकता है। बाय द वे, तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल पैदा कैसे हुआ? उस अफसर ने कहा, आप लोग मेरी बातें तवज्जो से सुने। जब डॉन मूरस एक तवील अरसे के बाद इस्तांबुल से तेल अबैब पहुंचा तो उस वक्त जमालुद्दीन मुस्तफ़ा पुलिस वालों की कस्टडी से निकलकर फरार हो रहा था और एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। वहां उसने डॉन मूरस को यरगमाल बनाया, फिर पुलिस वालों को मजबूर किया कि वो उसकी तरफ फायर ना करें, उसे फरार होने का मौका दें। सवाल पैदा होता है कि उसने भरे पूरे एयरपोर्ट में सिर्फ डॉन मूरस को ही यरगमाल क्यों बनाया? इस सवाल पर सब खामोशी से उसका मुंह तकते रहे। वो कहने लगा, इसलिए बनाया कि जमाल बिन मुस्तफ़ा और फरहाद अली तैमूर के दरमियान पहले ही गठजोड़ था। फरहाद ने बता दिया था कि पारस डॉन मूरस के रूप में आ रहा है, लिहाजा उसे यरगमाल बनाकर ले जाए। उसका बेटा जमाल बिन मुस्तफ़ा को फरार होने में काफ़ी मदद देगा। फिर ऐसे ही हुआ। दूसरी बार फरहाद ने मुस्तफ़ा के 4 साथियों को जेल से बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में फरार होने का मौका दिया। एक अफसर ने सवाल किया, लेकिन ये कहाँ साबित होता है कि डॉन मूरस ही पारस है? अगर वो फरहाद का बेटा होता तो शादी की रात अपने बेटे को तमाशा न बनाता, उसे नैन्सी के साथ इज़्दवाजी रिश्ते से ना रोकता। उस अफसर ने जवाब दिया, आप यूं सोचेंगे माँ बाप कभी ये पसंद ना करते कि उनकी औलाद जवान होकर तन्हाई में जवान लड़कियों के साथ वक्त गुजारे। बाप अपने वक्त में बहुत ही अय्याश था। अक्सर यही होता है, जो लोग अय्याश होते हैं वो अपनी जवान औलाद को अय्याशी से रोकते हैं। फरहाद भी ये नहीं चाहता होगा कि उसका बेटा पारस डॉन मूरस के रूप में नैन्सी के साथ इज़्दवाजी रिश्ता कायम करे। एक ने कहा, ऑफिसर, तुम्हारी ये दलील कमज़ोर है। औलाद जवान होने के बाद माँ बाप के काबू में नहीं रहती। यह ज़रूर है कि टेलीपैथी के जरिए फरहाद अपने बेटे के दिमाग को काबू में कर सकता है, लेकिन ऐसा वो कब तक कर सकता है? इस तरह तो बाप बेटे में इख्तलाफात पैदा हो सकती हैं। दानियाल ने कहा, ज़रा एक मिनट, मैं एक अहम नुक्ता भूल गया हूँ। शायद आप लोग नहीं जानते, पारस अव्वल जहरीला है। शुमाली अफ्रीका की एक नागिन लड़की ने उसे जहरीला बना दिया है। क्या तुम्हारी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं? ये इतना ही सच है जितना कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है। हम 5 अफराद को ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथिक इल्म सिखाने के बाद फरहाद और उसकी फैमिली के तमाम मेम्बरान की आवाज़ें सुनाई गई थीं। उनका लबो लहजा याद कराया गया था और कहा गया था, वक्तन फ़वक्तन ऐसे अफराद के दिमाग में जाना चाहिए जो योगा के माहिर ना हों।
ये वक्ती तौर पर किसी बीमारी के बायस या चोट लगने के बायस उनका दिमाग हसास ना रहा हो। बहरहाल मैं ऐसे वक्त पारस अव्वल के दिमाग में पहुंचा था जब उस नागिन लड़की का जहर उस पर असर कर रहा था। वो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था। उसे दिमागी तवानाई हासिल करने में महीनों लग गए। इन चंद महीनों में मैंने उसके मुत्तल्लिक बहुत सी मालूमात हासिल की। अगर ये नौजवान पारस अव्वल खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल ना करे और इज़्दिवाजी रिश्ता कायम करे तो वो जहरीला नाग बन जाता है। एक ने सवाल किया, उसकी शादी हो चुकी है, वो जोजो के साथ इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारता है। आप लोग अंदर की बात नहीं जानते हैं। जोजो अगरचे एक जवान लड़की है लेकिन वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल बच्ची है। उसमें जवान लड़कियों की सी सोच है ना जज्बात हैं, लिहाजा आज तक उसके साथ कोई इज़्दिवाजी रिश्ता कायम नहीं हुआ। अलबत्ता सलारा पारस अव्वल के जहर से मर चुकी है। अब आप इस अहम नुक्ते पर आइए कि फरहाद अली तैमूर अपने बेटे पारस को नैन्सी से इज़्दिवाजी रिश्ता कायम करने से क्यों रोक रहे। साफ बात है, डॉन मूरस ही पारस है और चूंकि वो जहरीला और फरहाद नहीं चाहता कि उसका जहर नैन्सी के जरिए जाहिर हो, इसलिए उसने ये ड्रामा प्ले किया है। उनके दरमियान इज़्दिवाजी रिश्ता कायम होने के सिलसिले में ऐसी कड़ी शर्त रखी है जिसे कोई यहूदी खानदान तस्लीम नहीं कर सकता। वो कहता है डॉन मूरस को इस्लाम कबूल करना चाहिए। नैन्सी कभी यह गवारा नहीं करेगी कि उसका शौहर अपना मजहब छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार कर ले। एक ओहदेदार ने कहा, हम समझ गए। फरहाद की चाल वाज़े तौर पर समझ में आ रही है। ये यकीन होता जा रहा है कि डॉन मूरस के पीछे पारस छुपा हुआ है। दूसरे ओहदेदार ने कहा, उस छुपे हुए सांप को बिल से निकालना जरूरी है। उसे यह मालूम होना चाहिए कि वो पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में आ गया है और ज्यादा अरसे छुप कर नहीं रह सकता। इस तरह उसे ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। एक बूढ़े सियासतदान ने कहा, आप लोग पारस को ना कह रहे हैं, उसे उसके बिल से निकालना चाहते हैं, खुद रूपोश रहकर उसे गिरफ्तार कराना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचें, जब हमारी हुकूमत कायम होगी, जब हम फरहाद से समझौता करेंगे, तो वो हमारे दिमागों में आकर आज की तमाम बातें मालूम नहीं करेगा। और अगर करेगा तो क्या हमसे दोस्ती करेगा या फिर आज की तरह बदतरीन दुश्मनी जारी रखेगा। यह ऐसी बात थी कि सब सोच में पड़ गए। सबको चुप सी लग गई। थोड़ी देर बाद वो कुछ ना कुछ बोलने लगे, अपनी अपनी तजवीज़ पेश करने लगे। दानियाल ने कहा, आप लोग फिक्र न करें, फरहाद और उसके साथियों की टेलीपैथी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। एक दिन वह हमारा दोस्त बनेगा। आप लोग ये ख्याल दिल से निकाल दें कि हमारी किसी साजिश के जरिए पारस और फरहाद ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। हम कोई साजिश नहीं करेंगे। मिस्टर दानियाल, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको यकीन नहीं है इक़्तिदार हासिल करने के रास्ते में टेलीपैथी के जरिए कोई रुकावट पैदा नहीं होगी? मुझे यकीन है। आप हजरात सिर्फ अपने मकसद पर नज़र रखें, उसके लिए कोशिश करें, बाकी मैं संभाल लूँगा। पारस आज हमारे एक अहम शख्स को सजाएं दे रहा है। अगर उसने हम में से किसी को ताड़ लिया और हमारे पीछे भी पड़ गया तो क्या होगा? वो हमारे पीछे नहीं पड़ेगा, हमसे दुश्मनी नहीं करेगा, क्योंकि हम में से कोई उससे दुश्मनी नहीं कर रहा है। आप इत्मीनान रखें, फरहाद की पूरी हिस्ट्री गवाह है। वो कभी ख्वामखा किसी से दुश्मनी नहीं करता। इस तरह उसका बेटा भी हमसे दुश्मनी नहीं करेगा। दैट्स ऑल, मैं जा रहा हूँ। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उसके सामने उसी तरह शतरंज की बिसात बिछी हुई थी, जिसके कुछ मोहरे पिट गए थे और कुछ रह गए थे। शतरंज दो शख्स खेलते हैं, वहां दूसरा शख्स नहीं था, क्योंकि वो किसी को तन्हाई का साथी नहीं बनाता था, किसी पर एतमाद नहीं करता था। उसके सामने रखा हुआ गिलास खाली हो गया। उसने बोतल उठाई, फिर दूसरा गिलास भरकर 2 घूंट पीने के बाद शतरंज के मोहरों को देखने लगा। वहां जो मोहरा शेख कहलाता था, उसकी नज़रों में दरअसल पारस था। शेख को मात देने का मतलब यह होता कि उसने पारस को मात दी, और पारस को मात देने का मतलब यह होता कि उसने फरहाद को मात दे दी। वो पी रहा था और सोच रहा था, कभी उठ रहा था, कभी बैठ रहा था। वो उठकर दूर जाता था, दूर से शतरंज पर कदम जमाए हुए पारस को देखता था और सोचता था, कोई ऐसी तदबीर सूझे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जबकि पारस वाकई सांप है और उसे मारते वक्त लाठी नहीं टूटनी चाहिए। उसने नैन्सी के दिमाग में रहकर यह मालूम कर लिया था कि वो पारस के साथ यरूशलेम जा रही है। वो दोनों कुछ अरसे तक इसराइल के मारूफ मुकामात की सैर करते रहेंगे, फिर तिल अबैब वापस आएंगे। दानियाल के दिमाग में घूम फिर कर यही तदबीर आ रही थी कि ख्याल ख्वानी के जरिए कुछ ऐसे आलाकारों को अपने काबू में करे जो योगा के माहिर हों, जिनके दिमागों में फरहाद अली तैमूर ना पहुंच सके, और वालेकार कभी भी मौका पाकर डॉन मूरस को गोली मार दें। फिर ख्याल आया, अगर वो पारस ना हुआ, बेचारा डॉन मारा गया और पारस जिंदा रह गया, तो मकसद हल नहीं होगा। पहले पूरी तरह यकीन होना चाहिए कि डॉन ही पारस है, और पूरी तरह यकीन करने की एक ही सूरत है, किसी तरह डॉन के खून का मुआयना कराया जाए। अगर खून में जहर के असरात पाए जाएंगे तो फिर उसके पारस होने में कोई शुबा नहीं रहेगा। दानियाल शतरंज की बिसात पर पारस को घूर कर देख रहा था, फिर परेशान होकर उठ गया। टहलते हुए सोचने लगा, ये बड़ा लंबा चक्कर होगा कि डॉन मूरस का खून हासिल किया जाए, उसे तिब्बी मुआयने के लिए भेजा जाए, तब कहीं तस्दीक हो।
ऐसी कार्रवाइयों के दौरान वो बाप बेटे होशियार हो सकते हैं। नहीं, मैं कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करूंगा जिससे मेरी गर्दन ना फंसे। दिन में वो कभी नहीं पीता था, लेकिन कोई मुश्किल आ पड़े, बहुत ज़्यादा सोचना हो, कोई तदबीर काम ना आई हो, तो ऐसे में बोतल खोल देता था, फिर पीता चला जाता था। उस रोज़ सोचते सोचते और पीते पीते दोपहर हो गई। खाने का वक्त ख़त्म होने लगा, भूख भी लग रही थी। उसने झुंझलाकर शतरंज की बिसात पर एक हाथ मारा। उस पर रखे हुए मोहरे दूर जाकर इधर उधर बिखर गई। वो उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आया। एक बूढ़ी मुलाजमा वक्त पर आती थी और काम करके चली जाती थी। वही उसके लिए खाना पकाती थी। वो खाने की मेज पर आकर बैठ गया। मुलाजमा ने उसके सामने कुछ डिशें लाकर रखी, फिर उसे देखकर बोली, आप कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? उसने चौंक कर बूढ़ी मुलाजमा को देखा, फिर कहा, कोई बात नहीं है। वह प्लेट में कुछ लेकर खाने लगा। मुलाजमा ने कहा, मैंने एक दुनिया देखी है, आपको भी देखती आ रही हूं। आप कभी दिन को पीते नहीं, आज बहुत ज्यादा पी ली है। आप बड़े आदमी हैं, मैं गरीब हूं। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आपको देखकर मेरी ममता उमड़ आती है। मुझे बताएं क्या परेशानी है? वह बेजारी से बोला, कुछ नहीं, मैं एक नाग को मारना चाहता हूं। बुढ़िया ने ताज्जुब से मुंह खोला, फिर मुंह पर हाथ रखकर बोली, ऐसा हरगिज ना करना। अव्वल तो नाग को ना मारना, और अगर मारना बहुत जरूरी हो तो उसके साथ नागिन को भी मार डालना। दानियाल ने ताज्जुब से पूछा, वो क्यों? क्या आप नहीं जानते, अगर नाग को मार डाला जाए तो नागिन उस मारने वाले का पीछा करती है और एक न एक दिन उसे जरूर डस लेती है। दानियाल ने नागवारी से कहा, यह बकवास है, भला नागिन को कैसे पता चलेगा कि किसने उसे मारा है? मैंने बड़े बड़े सुपेरों को यह कहते सुना है, जो नाग को मारता है उसकी तस्वीर मुर्दा नाग की आंख में उतर आती है और नागिन उसे पहचान लेती है। फिर कुछ सुपेरे कहते हैं, नागिन अपने नाग की दीवानी होती है, उसकी बू पहचानती है। वो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाए, उसका पीछा नहीं छोड़ती, पीछे पीछे जरूर चली आती है। दानियाल सर झुकाए खा रहा था। उसने एकदम से चौंक कर उस बूढ़ी औरत को देखा। उसके दिमाग में एक नया ख्याल उभर रहा था। एक जबरदस्त तदबीर अंगड़ाई ले रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता लुकमा चबाते हुए उस तदबीर को जहन में पकाने लगा। हर पहलू से इस पर गौर करने लगा, फिर उठकर खड़ा हो गया। बूढ़ी मुलाजमा ने पूछा, क्या हुआ? बस इतनी ही भूख थी। दानियाल ने अपनी जेब टटोली। उसकी जेब में इसराइली करेंसी थी। उसने 100 लीरा के 10 नोट निकाले, फिर मुलाजमा को देते हुए कहा, तुम्हारी बातों से मुझे एक नया आइडिया मिला है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। घर का जो काम रह गया उसे करके चली जाओ, मैं जरूरी काम में मसरूफ हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करना। वो फिर उसी कमरे में चला आया जहां एक तरफ शतरंज की बिसात पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ फर्श पर मोहरे बिखरे हुए थे। उसने बिसात को उठाकर दोबारा मेज पर बिछाया, फिर फर्श पर से 2 मोहरे उठाए। उनमें से एक शह था और दूसरा सादा। उसने शह को शतरंज के एक दरमियानी खाने में रखा। यह उसकी नजरों में पारस था। फिर उसने प्यादे को बिसात के एक गोशे में खड़ा किया। ये प्यादा नहीं, उसकी नजरों में मारिया थी। मारिया, वो नागिन जिसने पहली बार पारस को डसा था, अपना जहर उसके अंदर पहुंचाया था। फिर उसे ऐसे चाहने लगी थी जैसे नागिन अपने नाग को चाहती है, उसे हर हाल में हासिल करती है। अगर हसूल के रास्ते में कोई रुकावट बनकर आए तो उसे डस लेती है। उसके जहन में नई तदबीर आई थी। उस तदबीर के मुताबिक डॉन मूरस के खून का मुआयना कराना कोई जरूरी नहीं था। नागिन अपने नाग को पहचानती है, ख्वाब वो किसी भी रूप में हो। अगर मारिया इसराइल पहुंच जाए तो वो डॉन मूरस को पहचान लेगी और बेख्तियार उसकी तरफ आएगी। अगर ये बात दुरुस्त नहीं है तो वो अपने नाग को हर रूप में पहचान लेती है, उसकी बू सूंघ लेती है। अगर ये सब किस्से कहानियों की बात है तब भी कोई फर्क न पड़ता। अगर मारिया यहां पहुंचती और पारस कहीं छुपा होता तो मारिया को देखकर चौंक जाता। जिस तरह 2 जिस्मों में एक खून की कशिश होती है, उसी तरह उन दोनों के खून में एक ही जहर था और उस जहर की कशिश उन दोनों को जरूर एक दूसरे की तरफ ले जाती। दानियाल ने दोनों हाथ मेज पर रखे, आंखें बंद की, फिर ख्याल ख्वानी की परवास करता हुआ अपने एक मामूल के दिमाग में पहुंच गया। उसे मुखातिब करके बोला, लंदन में एक लॉर्ड है जिसका नाम सर थॉमस जॉनसन है। उसका टेलीफोन नंबर नोट करो, अभी उससे राब्ता कायम करो। मैं उसकी आवाज़ और लबो लहजा भूल चुका हूं, तुम्हारे जरिए सुनना चाहता हूं। उसका मामूल हदायत के मुताबिक अमल करने लगा। मारिया के बाप का नाम सर थॉमस जॉनसन था। थोड़ी देर बाद फोन पर राब्ता कायम हुआ। उसके मामूल ने सर थॉमस जॉनसन से बात की। दानियाल ख्याल ख्वानी की परवास करते हुए लंदन पहुंच गया। सर थॉमस जॉनसन के दिमाग को चुपचाप पड़ने लगा। लंदन के उस लॉर्ड के पास बेइंतहा दौलत थी। उसने अपनी बेटी मारिया के लिए एक शानदार बंगला बनाया था। उस बंगले में उसकी खिदमत के लिए जितनी औरतें और मर्द थे वो सब तिब के शोबे से ताल्लुक रखते थे, यानी वो नर्सें थीं और वार्ड बॉय थे। मारिया दिमागी मरीजा नहीं थी, अक्सर नॉर्मल रहती थी, लेकिन कभी कभी गुस्से में आ जाती तो किसी न किसी को काटने दौड़ती। ऐसे वक्त उससे बचने की मुख्तलिफ तदाबीर की गई थी। वो बचते भी थे और फौरन डॉक्टरों को तलब कर लेते थे। लंदन के महंगे से महंगे डॉक्टर सुबह और शाम उसके पास आते थे, उसका मुआयना करते थे और उसके जिस्म से जहर की मिकदार कम करने के सिलसिले में
जिस चीज़ की ज़रूरत होती सर थॉमस जॉनसन मुहैया कर देते। वो बंगला एक अस्पताल की तरह था। मारिया के जहर को ख़त्म करने के लिए वहाँ जदीद तरीन मशीनें और आलात मंगवा कर रखे गए थे। वो गवर्नेंस भी एक लेडी डॉक्टर थी जो मारिया को नित नए डिज़ाइन के लिबास पहने और तरह तरह से मेकअप करने का हुनर सिखाती थी। उसे ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने के आदाब समझाया करती थी, क्योंकि वो बचपन से अफ्रीका में परवरिश पाती रही थी। इस दुनिया की साइंसी तरक्की को कभी देखा नहीं था, इसलिए उसे रेडियो, टीवी, टेलीफोन, ट्रांसमीटर वगैरह के मुतालिक समझाया जाता। सर थॉमस जॉनसन की पूरी कोशिश यही थी कि उसकी बेटी कुछ तालीम हासिल कर दे, सोसाइटी के आदाब सीख ले, इस तरह जिंदगी गुजारे कि कोई उसे अफ्रीका की वैसी लड़की ना समझे। ये कुदरत की सितम ज़रीफ़ी थी। मारिया के बाद उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए वो सारी तवज्जो उसी पर दे रहे थे। माँ बाप जो सिखाना चाहते थे बड़ी हद तक सीख रही थी, लेकिन एक बात परेशान कर रही थी, वो ये कि किसी भी सूरत में वो पारस को नहीं भूलती थी। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। जो बात एक बार समझाई जाती उसे कभी नहीं भूलती थी। यही वजह थी कि जो कुछ पढ़ाया जाता था और जो तौर तरीके सिखाए जाते थे वो उन्हें याद रखती थी। पारस उसकी जवानी का पहला तौर तरीका था, फिर भला वो उसे कैसे भूल सकती थी। बाप उसे समझाता था, बेटी गुस्से में ना आया करो, हमेशा ठंडा मिजाज रखो। मारिया कहती थी, मैं तो बिल्कुल ही नॉर्मल रहती हूँ, लेकिन गुस्सा आप ही लोग दिलाती हैं। भला हम कैसे गुस्सा दिलाते हैं? आप मुझे पारस के पास जाने क्यों नहीं देते? असल बात यह है कि पारस बहुत ही मुहज्जब, बहुत ही तालीम याफ्ता जवान है और बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम तुम्हें उसके शायान शान बना रहे हैं। जब तुम उसके काबिल हो जाओगी तो तुम्हें उसके पास जाने की इजाज़त दे देंगे। मुझे जो पढ़ाया जाता है पढ़ती हूँ, जो सिखाया जाता है सीखती हूँ, जो समझाया जाता है समझती हूँ, हर काम करती आ रही हूँ। फिर वह वक्त कब आएगा मैं कुछ नहीं जानती। मुझे पारस के पास पहुँचाइए या पारस को यहाँ बुलाइए। दानियाल खामोशी से ख्यालात पढ़ रहा था। फिर वह सर थॉमस जॉनसन के दिमाग से ख्याल ख्वानी की परवाज करता हुआ मारिया के दिमाग में पहुंचा। वह बेचैनी महसूस करने लगी। एक हाथ से सर थाम कर बोली, मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ, जैसे मेरे आसपास या मेरे अंदर कोई खतरा जन्म ले रहा हो। बाप ने फौरन ही पीछे हटकर कहा, देखो बेटी, गुस्से में ना आना। तुम खतरनाक होती हो तो तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे खौफ खाने लगते हैं। प्लीज़ खुद को नॉर्मल रखो। डैडी, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं अपने दिमाग में बोझ महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे सर में कोई शैतान घुस आया है। ज़ाहिर है वो ख्याल ख्वानी की लहरों को महसूस कर रही थी, लेकिन यह तरीका नहीं जानती थी कि सांस रोकने से वो लहरें दिमाग से निकल जाएंगी। सर थॉमस जॉनसन ने कहा, अगर तुम दिमाग के अंदर कुछ महसूस कर रही हो तो शायद फरहाद साहब आए हैं। मैं पूछ रहा हूँ मिस्टर फरहाद, क्या आप हमारे दरमियान मौजूद हैं? उसे कोई जवाब नहीं मिला। दानियाल खामोश था। वो बड़ी तेजी से सोच रहा था ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। क्या फरहाद बनकर बोलना चाहिए? फिर उसके अंदर के खौफ ने समझाया, एक डमी फरहाद बनने वाले का अंजाम हमारे सामने है। उसकी एक आंख गई, एक हाथ गया और अब एक टांग जाने वाली है। अगर मैं फरहाद बनकर बोलूंगा और कभी यह राज खुल गया तो वो बाप बेटे मुझे भी टुकड़े टुकड़े करके मारेंगे। इधर दानियाल सोच रहा था, उधर सर थॉमस जॉनसन कह रहा था, बेटी, जब तुम पेरिस में थी तो मैंने फरहाद साहब के साथ कुछ वक्त गुजारा था। उनके फैमिली मेंबर से भी मिलता रहा हूँ। फिर टेलीपैथी से मुतल्लिक अच्छी खासी किताबें पढ़ी हैं। कहते हैं अगर दिमाग में कोई आए और उसका आना नागवार गुजरे तो सांस रोक लिया जाए। इस तरह ख्याल ख्वानी की लहरें वापस चली जाती हैं। दानियाल ने परेशान होकर सोचा, अगर मारिया ने सांस रोक ली तो क्या होगा? मैं इसके दिमाग में नहीं रह सकूंगा। इसे ट्रैप करके डॉन मूरस तक नहीं पहुंचा सकूंगा। अभी वो मारिया के दिमाग में बैठा सोच रहा था कि अचानक दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। उधर मारिया ने सांस रोक ली थी। उसकी ख्याल ख्वानी की लहरें वापस आ गई थीं। उसने दोनों हाथों से सर को थाम कर कहा, मैं अक्सर ऐसे वक्त हाजिर दिमागी से काम नहीं ले सकता। दरअसल दिमाग काम ही नहीं करता। अब नाकामी के बाद अकल आ रही है। मैं फरहाद की आवाज़ और लबो लहजे में बोलता तो मुझे डर किस बात का था। फ़र्ज़ किया इस वक्त फरहाद पहुंच जाता तो वो कभी मालूम न कर सकता कि दानियाल उसके लहजे में बोल रहा है, और ना ही वो मेरे दिमाग में आ सकता था, क्योंकि मैं अपना लबो लहजा मारिया को और उसके बाप को ना सुनाता। उसने फिर आंखें बंद की। ख्याल ख्वानी करता हुआ सर थॉमस जॉनसन के दिमाग में पहुंचा। फिर कहा, हेलो, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। वो एकदम से सीधा होकर बैठ गया, खुश होकर बोला, जनाब फरहाद साहब, क्या आप आए हैं? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारी बेटी के दिमाग में आया था। तुम्हें यह मशवरा नहीं देना चाहिए था कि वो सांस रोक ले। मेरी बेटी अपने दिमाग में बोझ महसूस कर रही थी। आपने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उसे यह मशवरा दे दिया। दरअसल मैं खामोश था और उसके अंदर रहकर उसकी दिमागी कैफियत मालूम कर रहा था। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? डॉक्टर बाहर से मुआयना करके इलाज करते हैं, आप अंदर पहुंचकर सारी कैफियत मालूम कर सकती हैं। मैं अभी मारियो को समझाता हूँ, आइंदा ये सांस नहीं रोकेगी। फिर वो अपनी बेटी को समझाने लगा। वो बोली, अगर पारस के डैडी मेरे दिमाग में आना चाहते हैं और मुझे पारस का पता बताना चाहते हैं या उसके पास पहुंचाना चाहते हैं तो मैं कभी सांस नहीं रोकूंगी। यह सुनते ही दानियाल उसके दिमाग में पहुंच गया। वो फिर बेचैनी महसूस करने लगी। उसने फरहाद के लबो लहजे में कहा, मैं तुम्हारे पारस का बाप हूँ।
मैं जानता हूं तुम मेरे बेटे के लिए बेहद बेचैन हो। पहले तुम ये वादा करो, जो बात मुझसे कहोगी उसके लिए जुबान इस्तेमाल नहीं करोगी, सिर्फ सोच के जरिए बोलती रहोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डैडी हमारी बातें सुन सकें। अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम्हें पारस के पास नहीं जाने देंगे। वो सोच के जरिए बोली, मैं जुबान से कुछ नहीं बोलूंगी। क्या तुम मुझे पारस के पास पहुंचा सकते हो? वो तुमसे बहुत दूर है, इन दिनों इसराइल में है। अगर तुम अपने डैडी को राजी कर लो कि तफरीकी घर से इसराइल जाना चाहती हो और वह तुम्हें वहां तक पहुंचा दें, तो इसके बाद पारस तक पहुंचाना मेरा काम है। डैडी को मालूम होगा मैं पारस से मिलने जा रही हूं तो वो मुझे कभी इसराइल जाने की इजाजत नहीं देंगे। मारिया, जरा जहानत से काम लो, डैडी को बताने की क्या जरूरत है। तुम सिर्फ तफरीह का इरादा जाहिर करो। क्या अभी डैडी से बोलूं? अभी ठहर जाओ, पहले मैं उनके पास जाकर तुम्हारी कैफियत बता रहा हूं। तुम जरा देर बाद इनसे बातें करना। उसने सर थॉमस जॉनसन से कहा, मैं इसके ख्यालात मुख्तसर तौर पर पढ़ चुका हूं। वह दिमागी तौर पर नॉर्मल है। अगर वो घर की चार दीवारी से बाहर तफरीह के लिए निकलती रहेगी तो इसके दिमाग की रही सही कमजोरी भी दूर हो जाएगी और ख्वामखा पैदा होने वाला गुस्सा और झुंझलाहट भी जाती रहेगी। उसने थोड़ी देर तक उल्टी सीधी बातें समझाने के बाद कहा, अच्छा सर थॉमस, इजाज़त दीजिए, मैं जा रहा हूं। फिर आपकी बेटी के पास आता जाता रहूंगा और आपको इसकी दिमागी कैफियत से आगाह करता रहूंगा। वो खामोश हो गया, लेकिन उसी के दिमाग में रहा। थोड़ी देर बाद मारिया ने कहा, डैडी, आपने वादा किया था जब मैं अच्छी तरह पढ़ने लिखने और तहजीब को समझने लगूंगी तो मुझे इस मुल्क से बाहर भेजेंगे। मैं दुनिया के जिस मुल्क में चाहूं जाकर तफरीह कर सकती हूँ। हाँ, मैंने कहा था, और तुम वाकई दिल लगाकर सीख रही हो। फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसराइल जाना चाहती हूँ। बाप ने हैरानी से पूछा, इसराइल में क्या रखा है? वहाँ कोई सेहत अफजा मुकाम नहीं और तफरीह के लिए कोई काबिल जिक्र जगह नहीं है। आप भूल रहे हैं। मुझे जो पढ़ाया गया है मैं उसे कभी नहीं भूलती। मैंने अपनी टीचर से सुना भी और पढ़ा भी है। वहाँ यरूशलेम में मुकद्दस मुकामात हैं जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मैं पहले उन मुकामात पर जाऊंगी, अपने लिए और आप लोगों के लिए दुआ मांगूंगी। फिर तफरीकी घर से दूसरे ममालिक की तरफ जाऊंगी। बाप ने खुश होकर कहा, तुम बहुत ज़हीन हो। थोड़े से अरसे में तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। ये तुम्हारी जहानत है कि तफरीकी घर से मुल्क से बाहर जाना चाहती हो और इसकी इब्तदा दुआओं से करना चाहती हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो, कब जाओगी? मैं तो आज ही जाना चाहती हूँ। इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। मैं और तुम्हारी मम्मी कल तुम्हारे साथ रवाना हो जाएंगे। वो खुश होकर बाप से लिपट गई। उसकी पेशानी को चूमना चाहती थी। बाप सहमकर जरा पीछे हुआ। वो हंसते हुए बोली, डैडी, मैं वादा करती हूँ मेरे दांत आपकी पेशानी से नहीं लगेंगे। बाप ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुमसे जहर भी मिले तो कबूल है। आखिर हमारी जान हो। जान लोगी तो क्या हुआ? बस ये एक इंसानी फितरत है कि आदमी मौत से डरता है। इसी खौफ से मैं जरा झिझक गया था। वह हंसते हुए बाप की पेशानी पर झुकी, फिर आहिस्तगी से चूमकर अलग हो गई। दानियाल ने उसके दिमाग में पहुंचते ही कहा, देखो, बेचैनी जाहिर न करना, मैं फिर आया हूं और तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कि कल तुम यहां से इसराइल के लिए रवाना हो जाओगी तो परसों तुम्हें गाइड करूंगा और पारस के पास पहुंचा दूंगा। अब जा रहा हूं, हम इसराइल में मिलेंगे। सो फार। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। आंखें खोल दी। सामने मेज पर शतरंज की बिसात उसी तरह बिछी हुई थी। बिसात के ऐन वस्त में शेख का वो मोहरा था जिसे दानियाल पारस समझता था और बिसात के गोशे में एक प्यादा था जो उसके ख्याल में मारिया थी। उसने मारिया को उस गोशे से उठाया और साथ ही करीबी खाने में पहुंचाते हुए कहा, मेरे नाग देवता, तुम्हें बिल से निकालने के लिए तुम्हारी नागिन आ रही है।